हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस के लिए जो हमारी टेस्ट सीरीज चलती है, हमारा पेड टेस्ट सीरीज चलता है जिसमें हम 10 टेस्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो मैं इसको यूट्यूब पे इसका सॉल्यूशन जो है वो आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो 1 से लेकर मैं 10 टेस्ट तक इसको कंटिन्यू करूंगा और जल्द से जल्द इसका सॉल्यूशन जो है वो आपको दे दूंगा, जिससे आपको कुछ बेनिफिट मिल सके। तो यदि आप इस टेस्ट को लेना भी चाहते हैं तो आप ले सकते हो। हमारा जो नंबर है उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके, यहाँ पे टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो दिया गया है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो ये जो टेस्ट होगा वो आपका टोटल 90 मार्क्स का होगा और इसके लिए आपको 2 आवर का समय जो है वो दिया जाएगा। ये टेस्ट 1 है। इसमें जो है आपको 90 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें 5 सेक्शनों में ये क्वेश्चन जो है वो बटा हुआ रहेगा, ए बी सी डी और ई। ए में जो है वो इसके लिए कोई भी आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। इसमें 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और उसके बाद जो है 5 जो है आपका फुल फॉर्म मिलेगा, 15 जो है वो जीके का क्वेश्चन मिलेगा, 20 जो है वो इंग्लिश का मिलेगा और 20 मार्क्स जो है 20 मार्क्स बोल रहा हूँ करंट अफेयर जो है वो कैरी करेगा। ठीक है, तो 20 इंग्लिश, 20 हिंदी, 5 यहाँ से ईडीएम एंड ईडीएम बोल रहा हूँ, 5 जो है वो कंप्यूटर और 15 जो है वो जीके जीएस और उसके बाद 30 जो है वो ऊपर कैरी करेगा मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस। तो यही यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो इसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कई स्टूडेंट्स हैं उनका ये सवाल था। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव वाले की बात करते हैं। यह है टेस्ट नंबर 1। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। तो मैंने बताया है कि स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर है वो जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बच जाएगा। जो ब्लेज पास्कल है उनके द्वारा पास्कलाइन जो कंप्यूटर है वो स्टार्ट किया गया था। एलन ट्यूरिंग है, इनको जो है वो आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। जो चार्ल्स बेबेज है इनको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। और जॉन वॉन न्यूमैन थ्योरी आपको पता है। जॉन वॉन न्यूमैन थ्योरी जो है वो 1940 में प्रस्तुत जो है वो किया गया था और इन्होंने ही बताया था कि प्रोग्राम को बाइनरी संख्या के रूप में एक मेमोरी डिवाइस में इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्टोर किया जा सकता है। जो भी प्रोग्राम है वो कैसे स्टोर होता है, वो बाइनरी में स्टोर होता है, वो 0 और 1 में स्टोर होता है। तो पहली बार ये किसने बताया था, तो ये इन्होंने ही बताया था। उसके बाद है कि हु बिल्ड द एनालिटिकल इंजन। कौन जो है वो विश्लेषणात्मक इंजन, एनालिटिकल इंजन को जो है वो वन ऑफ द अर्लीस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस है, इसको विकसित किया था। ठीक है, किसने एनालिटिकल इंजन को विकसित किया था, तो एनालिटिकल इंजन को विकसित किया था चार्ल्स बेबेज ने। इसी कारण से इनको जो है वो कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर का जनक इन्हें इसी कारण से कहा जाता है। तो विश्लेषणात्मक जो इंजन है, एनालिटिकल इंजन है, वो चार्ल्स बेबेज के द्वारा जो है वो बेस्ड था। और जो ब्लेस पास्कल जो है, उन्होंने ये जो पास्कल आपको नजर आ रहा है, ब्लेज पास्कल, इन्होंने पास्कलाइन कंप्यूटर बेस्ड किया था। ठीक है, इन्होंने बिल्ड किया था फर्स्ट कैलकुलेटर मशीन जिसको पास्कलाइन कहते थे। उसके बाद जो हरमन होलथिम है, हरमन होले रिथन है, ठीक है, हरमन होले रिथ है, उसने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेबुलेटिंग पंच कार्ड मशीन है उसको बनाया था। तो ये तीनों के बारे में आपको जानकारी हो गई। अब बात आती है तीसरे नंबर क्वेश्चन की। तीसरा नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेष उद्देश्य अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर है। कौन ऐसा है जिसका स्पेसिफिक पर्पस होता है, स्पेशल पर्पस होता है। तो पैरोल सिस्टम, लिनक्स, विंडो या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इनमें से कौन है। तो इसमें से जो पैरोल सिस्टम है उसका एक स्पेसिफिक उद्देश्य होता है। बाकी ये सिस्टम सॉफ्टवेयर लिनक्स है, विंडो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है और ये डीबीएसएम है, डीबीएसएम जो है वो एक स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, नॉट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, डीबीएमएस। तीन आपको समझ में आया। तो जो पेरोल सॉफ्टवेयर है एक नॉन प्रीमाइसेस या फिर क्लाउड आधारित जो है वो कंप्यूटिंग ये देता है। ठीक है, ये क्लाउड आधारित कंप्यूटिंग देता है, जो कि अपने जो उसके एम्प्लॉय होते हैं उनको, उस एम्प्लॉय को आप क्या एक्सपेंस दे रहे हो, क्या भुगतान कर रहे हो, उनको कैसे आप मैनेज कर रहे हो, इन सब के बारे में उनका रख रखाव के लिए ये बात करता है। उसके बाद है कि द मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज मेड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक।
इनमें से जो है वो मुख्य मेमोरी कंप्यूटर का है वो किससे बनता है, तो वो सेमीकंडक्टर सिलिकॉन जो है उससे बनता है, तो ये आपको पता होगा। ठीक है, वो सिलिकॉन से बनता है, और कुछ जगह जर्मेनियम भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो जर्मेनियम भी आपको याद रखना है। 5वें नंबर की बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। वोलेटाइल मतलब अस्थाई, वैसा मेमोरी जो अस्थाई हो, उसको रिफ्रेश करने की हमेशा आवश्यकता हो। अस्थाई वो नहीं हो, उसको जब तक रिफ्रेश कर रहे हो तब तक सही है, रिफ्रेश नहीं किया तो वो खत्म हो जाएगा, उसमें जितना भी डेटा है वो सारा खत्म हो जाएगा। तो ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो रैम हो जाएगा, रैंडम असेस मेमोरी। रैंडम असेस मेमोरी है वो एक अस्थाई मेमोरी है। वहीं जो रोम है ना, रीड ओनली मेमोरी, ये एक अस्थाई मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, ये नॉन वोलेटाइल है। फ्लैश मेमोरी नॉन वोलेटाइल है, हार्ड ड्राइव नॉन वोलेटाइल है। तो मेमोरी ना दो पार्टों में बढ़ता है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में ऑलमोस्ट रैम को यदि छोड़ रोम को यदि आप छोड़ दोगे, रोम को छोड़ दोगे तो ऑलमोस्ट सभी जो है ना वो वोलेटाइल ही होते हैं। ठीक है, जैसे रैम हो गया, कैचे हो गया, और आपको कैचे के बाद हो गया रजिस्टर हो गया, ये सारे क्या है, ये सारे वोलेटाइल मेमोरी है। लेकिन वहीं जो ये जो सिस्टम वाला होता है ना, इसमें लगभग सारे जो होते हैं वो नॉन वोलेटाइल होते हैं। और इसमें जो प्राइमरी मेमोरी है उसमें रोम को यदि छोड़ दिया जाए तो सारे जो है वो वोलेटाइल होते हैं। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। फिर सवाल है कि 2 किलोबाइट को बाइनरी में कितने बाइट्स होते हैं, हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन 2 किलोबाइट। मतलब 2 KB में आपसे सीधा पूछा जा रहा है कि 2 KB में कितने बाइट्स होते हैं, कितने बाइट्स होते हैं। बिट और बाइट्स दो चीजें होती है, एक बिट होता है, एक बाइट्स होता है। ठीक है, दोनों यूनिट ही है। तो आपसे पूछा रहा है कि 2 KB में कितने यूनिट होते हैं, तो आसान सा सवाल है कि 1 KB में जो है वो 1024 बाइट्स होते हैं। 1 KB आपका मिलेगा तो उसमें 1024 बाइट्स होगा, 1024 बाइट्स नॉट बिट। ठीक है, बिट जो है एक निब्बल होता है। ठीक है, तो बिट, एक बिट में चार, एक निबल में 4 बिट होता है। ठीक है, एक निबल में 4 बिट होता है। उसके बाद जो है वो ये वाला, इससे जो है वो कैलकुलेशन होता है। तो ये पूरा आपका एक चार्ट बनता है, उस चार्ट को मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, तो उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ 1 KB में 1040 होता है, 1024 होता है, तो 2 में 2048 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर तीन टाइप के बेसिकली कह सकते हो, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और तीसरा जो है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वैसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका मतलब एक ऐसा भी नहीं है कि बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर नहीं चल पाएगा, तो ऐसा भी नहीं है कि चल नहीं पाएगा, लेकिन वो एक स्पेशल फीचर्स आपको ऐड कर देता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, स्पेशल फीचर्स अपलोड कर देता है। तो इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर डी नोट पैड है ना, वो एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस क्या है, तो एंटीवायरस डिस्क फ्रेगमेंटर और फाइल मैनेजर जो है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। देखिए, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। नॉट पूछा रहा है कि कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मैंने क्या बताया कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वैसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए असिस्ट करते हैं। वैसा नहीं है कि उसके बिना कंप्यूटर नहीं चलेगा, जैसा सिस्टम सॉफ्टवेयर में होता है। लेकिन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देते हैं, जैसे डिस्क डी फ्रेगमेंटर, एंटीवायरस, फाइल मैनेजर, ये सब आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके बिना कंप्यूटर नहीं चल पाएगा। लेकिन नोटपैड क्या है, नोटपैड तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के द्वारा दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां से हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ अ सेट ऑफ प्रोग्राम एंड डेटा इंटेंड टू परफॉर्म वेरियस टास्क ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम पर बहुत ज्यादा आपको कार्य करना है, बहुत ज्यादा वर्क करना है, विभिन्न टाइप के वर्क करना है, तो उनके लिए प्रोग्राम और डेटा का एक सेट होता है। उस प्रोग्राम और डेटा के सेट को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सीधी सी बात आपको याद रखना है कि प्रोग्राम और डेटा के सेट ऑफ प्रोग्राम एंड डेटा, इसका मतलब सीधा सा होता है वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन ही यही होता है। सॉफ्टवेयर वैसी चीजों को बोलते हैं जो हम जो है वो हाथों से छू नहीं पाते हैं, हार्डवेयर को छू पाते हैं, प्रोसेसर आपको पता है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा रहा है कि एमएस वर्ड 365 में
किसी भी समय हेल्प व्यू विंडो को खोलने के लिए कौन सा जो है वो फंक्शन की यूज किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, शॉर्टकट की से आपको सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है MS 365 जो कि अभी सबसे लेटेस्ट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का माइक्रोसॉफ्ट है उसका चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का MS 365। तो इसमें F1 जो है वो शॉर्टकट यूज किया जाता है किसके लिए? तो वो शॉर्टकट यूज किया जाता है F1 फंक्शन की 12 कीबोर्ड में 12 फंक्शन की होते हैं, उसमें F1 जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है? तो हेल्प मेन्यू के लिए यूज किया जाता है। F5 जो है वो यूज किया जाता है फाइंड के लिए, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए भी। उसके बाद जो है वो जो आप F2 जो है वो रिफ्रेश के लिए यूज किया जाता है। तो बहुत ज्यादा है फंक्शन, सारा मैंने अपने वीडियो लेक्चर है उसमें बता रखा है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो वर्ड प्रोसेसिंग फाइल है उसका एक्सटेंशन नहीं है? ठीक है, नॉट अ वर्ड प्रोसेसिंग फाइल एक्सटेंशन है। तो फाइल एक्सटेंशन वर्ड का ना 2007 से पहले जो था वो डॉक था, ठीक है, डॉट डॉक। लेकिन 2007 के बाद जो है ना, 2007 से पहले की ये बात है। अब लेकिन 2007 के बाद की यदि हम बात करें तो इसके बाद डॉक एक्स हो गया, डॉट डॉक एक्स। ठीक है, तो ये नॉर्मल वर्ड फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो यहाँ पे देखिए डॉक हो गया, डॉक एक्स हो गया, और आरटीएफ भी है ना, यह भी वर्ड फाइल है। लेकिन बैट जो होता है ना, यहां से जो बैट आपको ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है बैट, ये बैट कोई एक्सटेंशन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा आंसर बन जाएगा। बैट फाइल जो है वो एक डॉस बैच फाइल है। डॉस डॉस बैच फाइल ये है जिसका उपयोग जो है वो विंडो कमांड प्रॉम्प्ट के साथ किया जाता है। पहले जो डॉक जो था ना, डॉस क्या होता है? डॉस जो है वो कमांड कंप्यूटर था, उसमें कुछ भी चीजें करनी होती है तो आपको कमांड देना पड़ता है, तो उसमें बैट यूज किया जाता है, नॉट यहाँ। तो तो यहाँ पे हमने 10 कंप्यूटर का सवाल तो देख लिया। अब यहाँ से रीजनिंग का सवाल है जो स्टार्ट होता है। रीजनिंग का सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको चूज करना है कि जैसे टेनिस जो है वो कोर्ट से संबंधित है, तो रेस कहाँ होता है? आसान सा सवाल है टेनिस का, तो रेस ट्रैक पे होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। हिंदी अंग्रेजी दोनों में दिया गया है तो कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। 12वें नंबर का सवाल की यदि हम बात करें तो 12वां नंबर का सवाल जो है वो श्रृंखला दिखा रहा है, एक LNQUA। तो इसमें देखिए सबसे पहला आपका काम होगा कि सबसे पहले आप नंबरिंग लिखिए। L का 12 होता है, N का 14 होता है, Q का 17 होता है, और U का 21 होता है, और A का जो है वो 27 होता है। ठीक है, A का 27 होता है। ये छोड़ो, 27 ऐसे हटाओ। तो L हो गया, इतना समझ में आ गया। अब हमको इसमें दिखाना है कि कौन सा यहाँ पे गलत शब्द है। आपको गलत शब्द आपको पहचानना है। तो यू का 21 हो गया, और ए का हमको क्या रखना है? 1। सबसे पहले हमने लिख दिया। अब इसमें गलत देखना है, तो 12 2 14 हो गया, 14 3 17 हो गया, 17 4 21 हो गया, तो 21 5 27 होना चाहिए, 21 5 27 होना चाहिए। तो ये ए नहीं होगा। ठीक है, 21 5 27 होना चाहिए, तो ये ए नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, तो सही श्रृंखला क्या होगी? आपको समझ में आ गया होगा। तो 2 3 4 5 जुड़ता जाएगा, तो 21 5 क्या होगा? तो 21 5 26 होगा। ठीक है, 21 5 मैंने 27 शायद बोल दिया है, 21 5 26 हो जाएगा। तो 26 के लिए जेड यहाँ पे यूज किया जाएगा, नॉट ए। ठीक है, 13वां नंबर का सवाल की यदि हम बात करें तो 13वां नंबर का सवाल है कि आपको चूज करना है कि कौन सा इसमें डिफरेंट है। गोवा, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना, इसमें कौन सा डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें अलग है? तो इसमें आप देखिए लद्दाख अलग है, गोवा राज्य है, हिमाचल प्रदेश राज्य है, तेलंगाना राज्य है, ये यूटी है। ठीक है, लद्दाख यूटी है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। 14वें नंबर के सवाल की हम बात करते हैं कि आपको अरेंज करना है डिक्शनरी वे में। डिक्शनरी से संबंधित सवाल बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले सी ए आएगा, सी ए सब में है, एन आएगा, एन सब में है। उसके बाद सी डी डी एन सी, तो सी वाला यहाँ दो गो है। उसके बाद ई है, एल है, आर है। तो सबसे पहले तो 5 होगा, ये पहला नंबर पे होगा, एकदम कंफर्म हो गया। अब ये पहला नंबर पे होगा तो कैंसर वाला जो है वो दूसरा नंबर पे होगा। ठीक है, कैंसर वाला दूसरा नंबर पे होगा। तो ये दो हो गया, तो 5 के बाद पहले तो 5 आएगा, उसके बाद 1 आएगा। तो 5 1 यहाँ है, और 5 1 और किसी ऑप्शन में है? 5 1 दो जगह है, एक और छांटते हैं।
तो शायद बन जाएगा। ठीक है, 5 एक हो गया। उसके बाद जो देखिए CAN तो सब में है, उसके बाद सी वाला हमने डिफाइन कर लिया। उसके बाद डी डी, तो डी यहाँ भी है, डी यहाँ भी है, तो ये वाला होगा। उसके बाद 2 जाएगा, तो उसके बाद 2 आएगा। 5 1 2 है कहीं? 5 1 2 नहीं, तो यहाँ से ऑप्शन बन गया आपका। ऐसे करके चेक करना होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन गया। ठीक है, 15वें नंबर के सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। 15वां नंबर का सवाल है कि वो कथन और निष्कर्ष पे है। तो कथन आपसे कहा जा रहा है कि कोविड-19 जो महामारी हुई थी, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा गया है। तो कोविड-19 जो महामारी हुई थी, उसने बूढ़े लोगों की जनसंख्या को प्रभावित किया, क्योंकि उनमें से अधिकांश में प्रतिरक्षा कम थी। कह रहा है आपको कि कोविड जो बीमारी हुई, उस कोविड की बीमारी में बूढ़े लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। ठीक है, the COVID-19 pandemic affected the population of old people as most of them have low immunity. उनके पास इम्यूनिटी बहुत कम थी, तो उस कारण से उनको प्रभावित किया। ये आपको स्टेटमेंट है। उसके बाद इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 2 निष्कर्ष आपको दिया गया है। पहला निष्कर्ष दिया गया है कि सभी बूढ़े लोगों में प्रतिरोधक क्षमता की कमी होती है। सभी बूढ़े लोगों में प्रतिरोधक क्षमता की कमी होती है। तो स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि कोविड-19 ने बूढ़े लोगों की जनसंख्या को प्रभावित किया, क्योंकि उनमें अधिकांश में प्रतिरक्षा कम थी। कहां दिखा रहा है? अधिकांश में। यहां कहा क्या कह रहा है? सभी। गलत हो जाएगा। बूढ़े लोगों की जनसंख्या में 20% की कमी आई। कहीं भी कथन में कहा जा रहा है कि 20% की कमी आई नहीं, तो एक्स्ट्रा डेटा क्यों दे रहे हो? तो ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। ना तो एक सही, ना ही दूसरा सही। समझ में आ गया होगा आपको। अब हम 16वें नंबर के सवाल की ओर देखते हैं। ठीक है, 16वां नंबर का सवाल है कि एक निश्चित कूट में 115 है, उसको स्टील मेक्स टाउन लिखते हैं। तो इसमें वर्ड्स को आपको अरेंज करना पड़ता है कि कैसे क्या लिखा हुआ है। तो स्टील मेक्स टाउन, उसके बाद 175 में ब्रिक मेक्स टावर। टावर है, टाउन में पढ़ रहा था। तो यहाँ पे देखिए दोनों में मैच क्या मिल रहा है? 112 और 175 में क्या मैच मिल रहा है? तो 1 और 5 मैच मिल रहा है। और यहाँ भी आप देख रहे हो कि 2 मैच मिल रहा है, एक मिक्स मिल रहा है और दूसरा टावर मिल रहा है। तो यहाँ से तो कोई पता नहीं चल पा रहा है कि कौन किसका है। अब तीसरे से मैच करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ से दोनों है, तो स्टील जो है वो मिक्स भी हो सकता है 5 के लिए, टावर भी हो सकता है 1 के लिए, तो कोई भी हो सकता है। कंफ्यूजन तो बना रहेगा। लेकिन अगले की ओर हम बढ़ते हैं। 327 का अर्थ है कि ब्रिक एंड स्टील। ठीक है, ब्रिक एंड स्टील। तो यहाँ पे देखिए कि एक ही मिलना चाहिए, एक ही मिलेगा जहां से, वहीं से हम जो है वो कंपेयर करेंगे। तो एक मिल रहा है 512 में, तो 512 में और 327 में आप देखिए कि कौन सा एक मिल रहा है। तो 7 2 3 5 1 2, तो एक मिल रहा है 2, तो 2 का कोड क्या हो गया? स्टील। स्टील के लिए कोड हमने निकाल लिया 2। अब जब हमने स्टील के लिए 2 कोड निकाल लिया, तो आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अब यहाँ से इसको मिलाते हैं, 327 को 175 से मिलाते हैं। यहाँ पे कौन सा मिल रहा है? तो 751 है, उसके बाद 723 है, तो 7 मिल रहा है। ठीक है, 7 मिल रहा है, तो 7 का कोड यहाँ से क्या हो जाएगा? ब्रिक। यहाँ पे भी ब्रिक है, तो 7 ब्रिक का कोड क्या हो गया? 7 हो गया। ठीक है, ब्रिक का कोड 7 हो गया। तो ब्रिक का 7, स्टील का 2, तो एंड का क्या बच गया? एंड का 3 बच गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। तो 16वां नंबर का ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, उसके बाद सवाल आपसे पूछा जा रहा है कैसा? तो ब्लड रिलेशन से सवाल बहुत अच्छा पूछा जाएगा। सनी और रोहित जुड़वा भाई हैं। सनी और रोहित है, वो जुड़वा भाई हैं। ठीक है, सनी और रोहित जो है वो जुड़वा भाई हैं। तो मान लिया जुड़वा भाई हैं, तो वो पॉजिटिव ही होंगे। दोनों पॉजिटिव मतलब पुरुष मान लिया। ठीक है, राजन सौम्या के पति हैं, तो यहां से कोई भी क्लियर नहीं हो रहा है राजन और सौम्या के बारे में। उसके बाद सौम्या रोहित की बहन है। सौम्या जो है वो रोहित की बहन है, तो ये तो दोनों भाई था। ये जो है वो सौम्या आ गई, सौम्या आ गई, वो बहन है, तो नेगेटिव चढ़ा दो। अब जो है वो राजन जो है वो इसका पति है, तो राजन जब पति है तो डबल लगा के राजन लिख दो, और राजन पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, पूनम सनी की माँ है। अब सनी की माँ है, तो एक जनरेशन ऊपर जाएगी पूनम। पूनम चली गई, अब माँ है तो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है,
अरुण पूनम का पति है, तो अरुण इसका पति है, तो ऐसे करके आप लिख दो अरुण। अरुण पॉजिटिव हो जाएगा। अब अरुण राजन से कैसे संबंधित है? अरुण जो है वो राजन से कैसे संबंधित है? तो राजन का ये क्या लग रहा है? राजन का ये ससुर लग रहा है। राजन का ये क्या लग रहा है? तो राजन का ये ससुर लग रहा है। ठीक है, राजन का ये ससुर लग रहा है। अब आगे देखिए, तो क्या हो जाएगा आंसर? यहां से ऑप्शन नंबर बी हमारा ससुर हो जाएगा, जिसको बोलेंगे फादर इन लॉ। तो ये समझिएगा ना, अरुण राजन से, राजन से मतलब राजन का क्या लग रहा है? यही उल्टा पूछ देता तो क्या हो जाता? दामाद हो जाता। दोनों देखिए ऑप्शन में दिया हुआ, लेकिन किससे पूछ रहा है? राजन से कैसे संबंधित है, मतलब राजन का क्या लगेगा। ठीक है, उसी तरह से इंग्लिश में भी वर्ड आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो है वो आपका सिलेबस है, वहां पे रैंकिंग भी दिया गया है। तो रैंकिंग से प्रश्न पूछा गया है कि इन ए क्लास 45 स्टूडेंट है, 45 स्टूडेंट है, जिसमें मुकेश जो है वो उसका 13th रैंक है फ्रॉम लेफ्ट। पूरा 45 स्टूडेंट्स है, जिनमें लेफ्ट साइड से, ये लेफ्ट रखो, ये राइट रखो, इस लेफ्ट साइड से 13वां जो है वो क्या है? वो मुकेश है। तो 13th नंबर का कौन सा है? तो वो मुकेश है। ठीक है, एंड महेश इज 18th फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड से जो है वो कितना आ रहा है? वो 18 आ रहा है। किसका आ रहा है? तो वो महेश का आ रहा है। महेश का आ रहा है। ठीक है, महेश और मुकेश के बीच कितने छात्र हैं? ये 18th है, नॉट 9। ठीक है, तो इनके बीच के आपके छात्रों की संख्या पूछी जा रही है। तो ऐसे प्रश्नों को जब भी आप सॉल्व करना है, तो मुकेश का आपको देखा क्या दिया हुआ है? मुकेश जो है वो लेफ्ट साइड से 13वां पे है, तो इसको राइट साइड से हम गिनेंगे कि केमा पे है। तो 45 टोटल है, 45 टोटल है, इसमें 13 घटाएंगे। और चूंकि एक ही संख्या दो बार काउंट होती है, एक ही नंबर, इस कारण से इसमें एक जो है वो जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, एक जोड़ दिया जाएगा। तो यहां से क्या आएगा? यहां से आएगा 33। मतलब कि मुकेश का जो राइट साइड से स्थान है वो कौन कौन सा है? तो वो 33 नंबर का है। वो 33 नंबर का है। अब इधर से इसका 18 नंबर का है महेश का, और इधर से 33 नंबर का है। तो 33 माइनस 18, और उसके बाद एक ज्यादा काउंट होता है तो -1 करेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा? यहां से आपका आंसर 14 निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहां से आंसर बन जाएगा। ठीक है, 19वां नंबर के सवाल की हम बात करते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 8 मित्र एक खेल खेल रहे हैं। के, एल, एम और एन एक सीधी रेखा में बैठे हुए हैं। देखते हैं सॉल्व करके। के, एल, एम, एन सीधी रेखा में बैठे हुए हैं और उत्तर की ओर उन्मुख है, मतलब उत्तर की ओर वो देखते हैं। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। 8 फ्रेंड प्लेइंग ए गेम, के, एल, एम, एन आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन एंड फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ की ओर सब फेस कर रहे हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। ओ, पी, क्यू और आर एक समानांतर रेखा, एक पैरेलल लाइन में बैठे हुए हैं। एक ऐसे बैठा हुआ है, एक ऐसे बैठा हुआ है। ठीक है, और वो जो है वो दक्षिण की ओर देख रहे हैं, मतलब ये इधर की ओर देख रहा है और ये इधर की ओर देख रहा है। तो ऊपर वाला हो गया ओ पी क्यू आर, और नीचे वाला हो गया हम नीचे वाले को रखेंगे के, एल, एम, एन। आगे की ओर हम पढ़ते हैं। इस प्रकार एक पंक्ति में बैठा प्रत्येक व्यक्ति समानांतर पंक्ति में बैठा किसी अन्य व्यक्ति के सम्मुख है, मतलब कोई यहाँ बैठ रहा है ना, तो उसके सीधा कोई यहाँ होगा। ठीक है, उसके सीधा कोई यहाँ होगा, ये कहा जा रहा है। उसके बाद है कि उस एम उस व्यक्ति के सम्मुख बैठा है जिसके दाहिनी ओर, एम उस व्यक्ति के सामने बैठा है जिसके दाहिनी ओर दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। एम जो है वो कैसा आएगा? तो एम किस में आएगा? ऊपर वाले में, नीचे वाले में? नीचे वाले में आएगा। तो एम ऐसा बैठा हुआ है कि उसके दाहिनी ओर, उसके सम्मुख जो बैठा हुआ है, उसके सामने जो बैठा हुआ है ना, उसके सामने जो बैठा हुआ है, यदि इसके सामने यहाँ पे कोई बैठेगा तो उसके दाहिनी ओर दो व्यक्ति बैठा हुआ है, तो इसका दाहिना कौन सा होगा? इसका दाहिना कौन सा होगा? तो इधर होगा। मतलब इधर दो व्यक्ति और बैठे हुए होंगे, एक यहाँ बैठा हुआ होगा और एक यहाँ बैठा हुआ होगा, यही कहा जा रहा है। ठीक है, तो एक एक तो यहां से क्लियर, बस इतनी बातें हुई हैं। आगे पढ़िए। एन जो है वो एम और के ठीक बीच में बैठा हुआ है। एन जो है वो एम और के ठीक बीच में बैठा हुआ है। तो हमने कौन कौन सा हमारे पास नंबर है? हमारे पास नंबर है के, एल, एम, एन। लिख लो यहाँ पे, के,
एल एम एन। हमसे कहा जा रहा है कि एन जो है वो एम और के ठीक बीच में बैठा हुआ है। तो एम और के ठीक बीच में, एम यहाँ पे है और इधर कितना रहेगा, इधर दो व्यक्ति रहेगा, एक यहाँ रहेगा और एक यहाँ रहेगा। ठीक है, और एक हमने यहाँ पे एम को बैठा रखा, यदि यहाँ पे बैठेगा तो उसके बाद चौथा नंबर इधर आएगा, उसके बाद चौथा नंबर इधर आएगा। तो एम जो एन जो है वो एम और के ठीक बीच में बैठा हुआ है, एम और के ठीक बीच में एन बैठा हुआ है। तो ठीक बीच में अगर बैठाना है तो यहाँ बैठाओगे तो बीच में होगा नहीं, यहाँ बैठा के देखते हैं। एन जो है वो ठीक बीच में बैठा हुआ है, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है, गलत भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्यू जो है वो के सम्मुख बैठा हुआ है, क्यू जो है वो के सम्मुख बैठा हुआ है, तो सीधा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ओ ना तो पी का और ना ही क्यू का निकटतम पड़ोसी है, ओ ना तो पी का और ना ही क्यू का निकटतम पड़ोसी है। तो पी और क्यू दोनों नहीं होना चाहिए ओ के पास। तो यदि पी यहां रखेंगे तो ओ यहां नहीं होगा, तो ऐसा सीधा एक लिख के रख लो कि ओ जो है ना वो पी और क्यू दोनों के साथ नहीं है। ठीक है, ओ और पी दोनों के साथ नहीं है। तो निम्नलिखित में से एम के सम्मुख आपको कौन सा बैठा हुआ है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ पे एल हो जाएगा यदि ऐसे बैठेगा तो। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि ओ जो है वो ना तो क्यू के पास है ना ही पी के पास है, तो यहाँ पे तो ओ नहीं होगा, यहाँ पे हम ओ लगाते हैं। यहाँ पे जब ओ लगाएंगे तो फिर से यहाँ पे पी डालो, यहाँ पे पी डालो तो बगल में तो आ ही जाएगा, तो इसीलिए हम ओ को यहाँ पे लगाते हैं। ओ को जब यहाँ पे लगा दिए तो उसके बाद जो बचा पी और क्यू, उसके बाद बचा कौन कौन सा, ओ पी क्यू आर, ओ पी क्यू आर ये बचा है। तो ओ और क्यू तो हम रख दिए हैं, अब पी और आर को रखना है, पी और आर को रखना है। आर के संबंध में कुछ दिया हुआ है यहाँ, ठीक है, आर के संबंध में कुछ भी नहीं है तो या तो आर आप यहाँ रख दो या तो आर आप यहाँ रख दो। तो आर और कौन सा बच गया, आर और पी, आर और पी ऐसे हो गया। अब पढ़ते हैं एक एक चीज फुलफिल होता है या फिर नहीं है। ओ ना तो पी का और ना ही क्यू का निकटतम पड़ोसी है, तो ओ ना तो पी का, तो उल्टा है, यहाँ पे होगा पी, यहाँ पे होगा आर। ठीक है, अब आई थिंक कि सब चीजें जो है वो वैलिड हो रही है, सब चीजें अब वैलिड हो रही है। अब देखते हैं कि आंसर आपसे क्वेश्चंस क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस एम, एम को कौन फेस कर रहा है, तो एम को फेस कर रहा है आर, यदि जो हमने बनाया है उसके हिसाब से तो आर यहाँ से आंसर बनेगा, आंसर नंबर जो है वो आर बन जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है आर यहाँ से आंसर हो जाएगा, तो ऐसे ही करके आपको बनाना पड़ेगा। फिर से सीटिंग अरेंजमेंट है, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी ये ऐसा बनाए ना, ऐसा जब भी आप बनाए तो इसको दोबारा चेक जरूर कर लें, रीचेक जरूर करें, टाइम उतना होता है आपके पास तो रीचेक जरूर कर लें। 5 मित्र है, ठीक है, 5 मित्र हैं, ये आई जे के एल और एम एक पंक्ति में उत्तर की ओर उन्मुख करके बैठे हुए हैं, बना दो एक पंक्ति, उत्तर की ओर बैठे हुए हैं। ठीक है, एल और एम के बीच केवल आई बैठा हुआ है। ठीक है, एल और एम के बीच जो है वो केवल आई बैठा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि एल इधर ही होगा, एल इधर भी हो सकता है, एम उधर भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, तो के जो है वो बाएं छोर से दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है, के जो है वो बायां छोर हो गया, तो बायां छोर के पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो ये के हो गया। ठीक है, और एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ना तो एम यहाँ पे होगा ना तो एम यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचा हुआ दो 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 चार एक पांच है, तो दो दो चार एक पांच लास्ट यहाँ पे बच गया। ठीक है, लास्ट यहाँ पे बच गया, तो यही बचा हुआ है। तो ना तो के जो है वो बाएं छोर से दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है, बैठा दिया है, और एम का ना तो निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ना तो एम यहाँ होगा और ना ही एम यहाँ होगा, तो एम का ऑप्शन बचता है यहाँ पे। यहाँ पे अगर एम को रखेंगे तो बीच में आई कैसे आएगा, तो एम को यहाँ यदि रखते हैं, आई को यहाँ यदि रखते हैं, तो एल यहाँ फिट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही एम को यहाँ पे रखेंगे तो के का निकटतम पड़ोसी आ जाएगा, तो नहीं फिट होगा। उसके बाद कौन सा बचता है, तो के एल, उसके बाद जे बचता है, तो जे ऐसे है, तो जे कहाँ पे बैठा हुआ है, तो जे बाई छोर से पहला बैठा हुआ है, तो एकदम बाई छोर पर, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। तो 20 नंबर का कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, ऐसे प्रश्न आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अ, उसके बाद आता है मैथ्स के क्वेश्चन आ गए हैं, तो मैथ के क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व करोगे। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है वो 9 और 11 दोनों से पूरी तरह से विभाजित है। तो 9 और 11 से विभाजित है, तो 9 से कोई भी संख्या विभाजित होती है तो उनका जोड़ जो है ना वो 9 से विभाजित होगा। जैसे 8 एक 9 9 तो ये विभाजित है। अब 11 से विभाजन का जो रूल होता है वो आप फॉलो करना है, 11 से विभाजन का। ठीक है, तो यहाँ पे 11 से विभाजन का रूल फॉलो करो, 9 से विभाजित का रूल फॉलो करो। यहाँ देखो एक ऑप्शन तो निकल गया। उसके बाद 7 दू 9, 7 दू 9, 8 एक 9, ये भी कट जाता है। उसके बाद जो है वो 4 5 9, 3 दू 5 और एक 6, तो ये तो नहीं कटेगा 9 से। ठीक है, उसके बाद जो है वो ये 9 9 खत्म, 8 एक 9, 8 एक 9, तो एक नहीं कटता है लेकिन तीनों 9 से कटता है। अब 11 से रूल को फॉलो करेंगे। 11 से रूल है कि इधर से इधर घटाओगे, इधर से इधर घटाओगे, और जब इन रूलों को आप फॉलो करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यही वाला जो है हमारा आंसर बनेगा। उसके बाद बोला रहा है कि अंक जो है वो 3 5 0 6 का प्रयोग करके बनाई गई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको बनाना है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको बनाना है 3 5 0 6 से। तो सबसे छोटा कौन है, तो उसको सबसे पहले लिखेंगे 0। ठीक है, सबसे पहले उसको 0 लिख देंगे। अब जैसे ही सबसे पहले आप 0 लिख के और उसके बाद 3, उसके बाद 5 और उसके बाद 6 ऐसे कर दीजिएगा ना, तो ये सीधा आपका आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन में दिया हुआ भी है, ये 4 अंकों की संख्या है ही नहीं, ये तो 0 का कोई वैल्यू ही नहीं है आगे है तो 0 का वैल्यू खत्म हो जाएगा। तो सीधा आपके पास ऑप्शन बचा कि ये तो आपका कभी भी नहीं होगा। तो ये कभी भी गलती मत करिएगा, 0 पहले मत रखिएगा। सबसे पहले 3 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, तो 3 0 5 6 कहाँ पे है, 3 0 5 6, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। तो 22 का ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 23 है कि सुनीता ने खेल की शुरुआत में मौजूदा मार्बल में से 3/5 जीत लिया। 5 मार्बल था, उसमें से 3 जीत लिया, तो बचा हुआ 2 रहा। रवि ने शेष कंचे का 2/3 जीत लिया। तो 5 था, 3 इसने जीत लिया। अब 2 बचा हुआ था, इस 2 का 2/3 किसने जीत लिया, वो रवि ने जीत लिया। जबकि सनी जो है वो 60 कंचे जीता। तो देखिए ये कटने कुटने में गलती होगा, गड़बड़ होगा। तो इसको 30 करो, इसको 50 करो, तो बचा हुआ जो बचेगा वो 20 बचेगा। तो 20 भी नहीं कट रहा है, तो आप इसको भी 300 कर दो और इसको 500 कर दो, तो ये 200 आ जाएगा। ऐसे ही करके आप कुछ भी ऐसा सोचो कि जो कट जाए। ठीक है, जो कट जाए, तभी यदि कटेगा तो आपके लिए आसान होगा। तो आप ऐसा करो कि जो भी, जैसे कि ऐसे दिया हुआ है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन में 3/5 दिया हुआ है, 2/3 दिया हुआ है, तो ऐसे कटने के लिए आपको चाहिए कटे, वो डिवीजन हो जाए, तो उसके लिए ना आप जो भी नीचे संख्या रहे ना उसी को मान लीजिएगा कि टोटल है इसका एलसीएम। तो 5 और 3 का एलसीएम क्या है, 15। तो मान लेंगे कि टोटल 15 हमारे पास मार्बल है। उस 15 मार्बल में से सुनीता के पास कितना है, तो 3/5 है, तो 5 तिया 15, 3 तिया 9। तो सुनीता के पास कितने बचे, 9। शेष बचा है 6। 6 बचा हुआ है, 9 में 15 में से 9 गया तो 6। अब इस 6 में से 2/3 जो है वो किसके पास है, तो रवि के पास है। तो 2/3 क्या करेगा, तो 3 से 2 ना 6, 4 जो है वो रवि के पास है। 4 जो है वो रवि के पास है। उसके बाद 2 शेष बचा है, 2 बचा है। जबकि सनी के पास 2 है, लेकिन हम कह रहे हैं 60 है, हम कह रहे हैं कि 2 ही हमारे पास बच रहा है। तो मतलब कि 2 बराबर 60 हो जाएगा, तो यहाँ से मतलब कि ये 30 है। तो ये जब 30 है तो ये टोटल हमारे पास 15 था। तो 15 जब हमारे पास टोटल था, तो उसके बाद पूछा आपसे क्या जा रहा है, पूछा आपसे जा रहा है कि पूछा जा रहा है कि सुनीता ने कितने कंचे जीते। सुनीता के पास कितने कंचे हैं, 9। सुनीता ने कितने कंचे जीते हैं, 9। और हमारे पास कितना है, 30। इक्वेस्ट किसको करना है, 30 से। तो सुनीता के पास 9 है, लेकिन हम कह रहे हैं कि वो 30 गुना है, तो 270 हमारा आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे सवाल को इसी तरह से आप करिएगा, बहुत आसानी होगी। ठीक है, पारस 8 दिनों में 40% काम को पूरा करता है। तो पारस क्या करता है कि 8 दिन काम करता है और वो 40% जो है वो काम को पूरा कर लेता है। तो हम कहेंगे कि वो 100% काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। 40% से निकालने में मुश्किल होगा हमेशा, तो इसको 100% कर लीजिए। तो वो 20 दिनों में 100% काम करेगा, क्योंकि 16 दिनों में वो करेगा। ऐसे लिए ना, दो ऐसे कर दो,
कैलकुलेशन में दिक्कत होता है। तो इसको 100 हमको 40 को 100 बनाना है, तो क्या करोगे, तो इसको क्या करो कि 8 में तो 100 आता नहीं, लेकिन 4 में 100 आता है, तो 4 को 20% रखो। 4 दिन में 20% ही काम कर पाएगा। अब इसको हमको 100 बनाना है, तो 20 पचे 100, तो 4 पचे 20, तो 20 दिन में वो 100% काम कर लेगा। तो ऐसे ही करके आपको बनाना होता है। ठीक है, तो 20 दिन में वो पूरा काम करता है। तो एक काम को जो है वो 20 दिनों में वो कर दिया, पारस 20 दिनों में किया। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है जबकि दीप्ति और पारस मिलकर, दीप्ति भी साथ मिलती है पारस के साथ, तो वो काम को कितना, उस काम को मिलकर एक दिन में 10% काम पूरा करती है। उस काम का एक दिन में 10% करती है। तो उसी तरह से इसका भी निकालो कि एक दिन में 10% करती है, तो इसको 100% करने के लिए इसको 10 दिन करना पड़ेगा। तो दोनों मिलके उस काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। अब इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 और 20 का 20 आ जाएगा। तो यहाँ से पी के लिए 1 आ जाएगा, और यहाँ से डी प्लस पी के लिए क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो डी प्लस पी 2 है और पी सिर्फ एक है, तो इसका मतलब कि एक इफिशियंसी, ए इफिशियंसी है, क्षमता, कार्य की क्षमता, वो एक बच जाएगा किसके लिए, तो वो डी के लिए बच जाएगा। अब हमसे वही पूछा जा रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय डिप्टी अलोन टू कंप्लीट द वर्क। दीप्ति अकेले यदि काम करती है तो उस वर्क को कितने दिनों में पूरा करेगी, तो एक इफिशियंसी से 20 काम को उसको करना है, तो वो 20 दिन तो लगाएगी ही। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। तो 24 नंबर का डी बना। ठीक है, उसके बाद 25वां नंबर का सवाल है, इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार देख लीजिए। 12 आदमी जो है वो किसी काम को 12 मैन कैन कंप्लीट अ टास्क इन 16 डेज। 12 मैन किसी काम को 16 दिनों में करता है, तो ये टोटल काम जो है वो यही हो गया। उसके बाद 13 टू वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज। अब इसी काम को कितने व्यक्ति हैं, तो 32, इसी काम को 32 महिलाएं जो है वो 12 दिन में करती हैं। तो टोटल तो यही है, टोटल तो यही है, 32 महिला है, वुमेन है, और इसको 12 दिनों में कंप्लीट करती है। अब यहां से आप क्या निकालोगे, तो यहां से वुमेन और मेन का आप रेशियो निकालो। सबसे पहले तो वुमेन और मेन का आपको रेशियो निकालना पड़ेगा। तो यहां से जब वुमेन और मेन का आप रेशियो निकालोगे, तो वो रेशियो आएगा, मेन का आएगा 2 और वुमेन का आएगा 1। मतलब जितने समय में कोई पुरुष 2 काम करेगा, उतने ही समय में कोई महिला जो है वो 1 काम करेगी। ये इफिशियंसी आया। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, उसके बाद बोला जा रहा है, हिंदी में भी आप पढ़ लो, कोई समस्या नहीं है, हिंदी में ही पहले पढ़ लो, फिर मैं इंग्लिश के साथ डील कर लूंगा। उसके बाद बोल रहा है कि 8 पुरुष और 8 महिलाएं एक साथ 12 दिनों तक काम करते हैं। ठीक है, हमसे कहा जा रहा है कि 8 मैन एंड 8 वुमेन वर्क टुगेदर वर्क फॉर 12 डेज। तो 12 डेज तक उन्होंने क्या काम किया, हम निकाल लेते हैं। तो 8 मैन काम किया है, तो मैन का इफिशियंसी 2 है, तो 8 मैन काम किया है, 2 से गुना करेंगे। उसके साथ 8 वुमेन काम की है, तो वुमेन का इफिशियंसी 1 है। इन्होंने कितने दिन काम किया है, तो इन्होंने 12 दिन काम किया है। तो टोटल इतना काम इन्होंने कर दिया है। ठीक है, आगे उसके बाद पढ़ते हैं कि क्या बोलता है। आगे बोल रहा है कि जिसके बाद महिलाओं को छोड़ दिया जाता है और 8 पुरुष को शामिल हो जाते हैं, तो शेष कार्य को पुरुष कितने दिनों में पूरा करने में सक्षम होंगे। उसके बाद बोला रहा है कि आफ्टर विच द वुमेन ड्रॉप्ड एंड 8 मैन ज्वाइंड। काम धीरे चल रहा था, तो जो 8 महिलाएं हैं उनको हटा दिया गया और 8 पुरुष उनकी जगह ला दिया गया। तो बोला कि बचा हुआ काम को कितने दिनों में पुरुष कर लेगा। तो रेशियो यहां से आपको निकल गया है, रेशियो ध्यान रखिएगा। तो इतना काम हो गया। अब उसके बाद जो है वो क्या होगा, और भी काम तो होगा। तो और भी काम में कैसा होगा कि 8 पहले पुरुष थे और 8 और आएंगे, तो टोटल 16 पुरुष हो गए, 2 इफिशियंसी से काम करेंगे। और कितने दिन में करेंगे, तो वही तो हमको निकालना है, x दिनों में करेंगे। अब टोटल काम हमारा कितना है, टोटल काम कितना है, तो टोटल काम है कि 12, या तो आप वो वाले लिख लो 12 महिलाएं 12 पुरुष, या फिर 32 महिलाएं, दोनों लिख लो, दोनों तो टोटल ही काम है। तो 12 पुरुष है, पुरुष की इफिशियंसी 2 लिखना है। उसके बाद जो है वो ये कितने दिनों में काम करते हैं, तो ये 16 दिनों तक काम करते हैं। तो ये टोटल वर्क है। अब यहां से जब इनको आप सॉल्व करिएगा ना, तो सीधा आपका आंसर मिल जाएगा। सॉल्व करने का भी तरीका बहुत आसान है। 8 दूना 16, 16 और 8, 16 और 8 कितना हो जाएगा, तो 16 8 24, 24 गुना 12। ठीक है, तो यहां से 8 दूना 16, 16 और 8
तो आठ दूना 16, 16 और 8 24, 24 गुना 12। तो यहाँ से 24 गुना 12 हो जाएगा, और इधर से 16 गुना 24 गुना 12 प्लस 16 गुना 2 x बराबर 24 गुना 16, ऐसा कर लो। ठीक है, उसके बाद 12 यहाँ से हम कॉमन, कुछ भी कॉमन ले लो, ज्यादा आसान होता है चीजों को सॉल्व करने में। तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर जो है वो 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए, आसान है सॉल्व करना, कॉमन लेके ही सॉल्व करना ज्यादा आसान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। सीआईएसआई से 2 सवाल पूछे जाएंगे। तो पूछा जा रहा है कि 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज प्रति वर्ष की एक निश्चित दर पर निवेश की गई एक निश्चित राशि की परिपक्वता दे कितना है, अमाउंट इतना पूछा जा रहा है। तो आप इंग्लिश में पढ़िए, ज्यादा आसान होगा। द अमाउंट पेएबल ऑन मैच्योरिटी ऑफ ए सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम ऑन ईयर वाज 1484। ठीक है, 1484। तो बोला जा रहा है कि 1484 रुपया जो है वो अमाउंट बनता है किसी पे। ठीक है, और यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो राशि 26.50 अधिक होता। तो आपसे कहा जा रहा है कि यदि ब्याज की दर, अमाउंट कितना मिल रहा है, अमाउंट मिल रहा है 1484, लेकिन हम कह रहे हैं कि यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती, 2% हम ब्याज की दर बढ़ा देंगे। ठीक है, तो 2% हम ब्याज की दर बढ़ा देंगे, किस पे, तो प्रिंसिपल पे। तो 2% ऑफ प्रिंसिपल होना चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ाते हैं तो हमारा क्या बचता है, तो हमारा 26.50 रुपया अधिक मिलता है। तो यहां से हम प्रिंसिपल तो एटलीस्ट निकाल ही सकते हैं। तो 26.50 रुपया मिलता है, 2 से डिवाइड करेंगे, परसेंटेज के लिए 100 यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ से प्रिंसिपल आपका आ जाएगा 1325 रुपया। 1325 रुपया प्रिंसिपल आ गया। अब यहाँ अमाउंट हमारा कितना है, 1484। तो मूल दर पर निवेश की गई राशि का भुगतान किया गया ब्याज क्या है, एसआई क्या है। तो दोनों को जब डिफरेंस कर दोगे, दोनों को जब हटा दोगे, घटा दोगे, तो 159 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम 27वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 27वां नंबर का सवाल है, फिर से सीआईएसआई से ही संबंधित है, तो ये एसआई से संबंधित है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं, ये जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट से होगा। ठीक है, अ सर्टेन अमाउंट, अ सर्टेन सम वाज इन्वेस्टेड एट 40% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। एक निश्चित राशि है जो 2 वर्षों के लिए 40% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया, और ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, मतलब 1 वर्ष में पर एनम संयोजित होता है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो जाए, मतलब 1 साल में 2 बार ब्याज लगे, ठीक है, तो 2 वर्षों के बाद जब वो हो जाएगा तो परिपक्व धन 4544 रुपया अधिक मिलेगा। तो निवेश की गई राशि आपसे पूछा जा रहा है कि जो निवेश किया गया, जो आपका पर अमाउंट है वो कितना, जो प्रिंसिपल है वो कितना होगा। इंग्लिश में भी क्वेश्चन को समझ लीजिए कि कोई अमाउंट है जो कि इन्वेस्ट किया जाता है 40% पर एनम पे, लेकिन और कंपाउंड होता है एनुअली, एनुअली उसको कंपाउंड करते हैं। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि हम साल में 2 बार इंटरेस्ट लेंगे। अब जब साल में 2 बार इंटरेस्ट लेते हैं वही चीजों पे, तो उसके बाद 2 साल के बाद क्या होता है कि 4544 रुपये हमको ज्यादा मिलता है इंटरेस्ट। तो उसके बाद पूछा रहा है कि कितना आपने इन्वेस्ट किया था। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्या कह रहा है। अब हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो आपसे रेट दिया गया है, रेट आपको दिया गया है 40% पर ईयर। 40% पर ईयर, मतलब कि इसको अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचा, 2 से 5 बचा। मतलब कोई जो अमाउंट है वो 5 रुपया है, तो वो अगले साल 7 रुपया हो जाएगा, और इसका इंटरेस्ट 2 रुपया मिलेगा। इसका 2 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा, और अगले साल वो प्रिंसिपल यदि 7 रुपया है तो अमाउंट, प्रिंसिपल 5 रुपया है तो अमाउंट 7 रुपया हो जाएगा। और एसआई उसके लिए, पहला साल एसआई और सीआई दोनों सेम होता है तो 2 मिलेगा। तो ऐसे ही करके ये होता है, इसका मतलब यही हुआ, समझ में आ गया। तो ये हो गया। अब 2 सालों के लिए हम लगाए हैं तो 5 से 7 हो जाएगा, 5 से 7 होगा तो इसको स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 25 और 49। ठीक है, अब दूसरा हम क्या रखेंगे, दूसरा हमसे कहा जा रहा है कि हम हाफ ईयरली काउंट करेंगे। हम क्या करेंगे, हम हाफ ईयरली काउंट करेंगे, पूरा ईयरली हम काउंट नहीं करेंगे।
एक साल में ही हम 2 बार ले लेंगे। तो एक साल में जैसे ही 2 बार लेगो तो इंटरेस्ट भी तो एक साल में 2 बार लेगो तो इंटरेस्ट भी तो ज़्यादा आएगा ना, इंटरेस्ट भी तो ज़्यादा आएगा। तो एक साल में जैसे आर इक्वल टू आपके पास 40% है, तो नॉर्मल तो आपके पास क्या आ रहा था? अब हम क्या करेंगे कि इसको 2 बार लेंगे, हाफ ईयरली हम काउंट करेंगे। तो जैसे ही हाफ ईयरली काउंट करेंगे तो 6 और 6 बार करेंगे तो ये 2 बार काउंट होगा। तो 2 बार काउंट होगा तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा इफेक्टिव रेट हमारा आ जाएगा 20%। अब हमारा इफेक्टिव रेट 20% आएगा, मतलब 1/5 आ गया। मतलब कोई भी वैल्यू 5 है ना प्रिंसिपल, तो वो एक साल बाद 6 हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, और उस पे इंटरेस्ट 1 रुपया मिलेगा। तो हमारा यहाँ से रेट, इफेक्टिव रेट क्या बन के आया? 20%। तो 5 से क्या हो जाएगा? 5 से वो जाएगा 6। 5 से 6 जाएगा, कितनी बार जाएगा? तो हमने कहा कि 2 वर्षों के बाद, 2 वर्ष के लिए, और 1 वर्ष में ही हम 2 बार लगा दे रहे हैं इंटरेस्ट, तो 2 वर्षों में कितना बार लगेगा? 4 बार इंटरेस्ट लगेगा। तो 5 की पावर 4 और 6 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 की पावर जब 4 करोगे तो वो 625 आ जाएगा, और 6 की पावर जब 4 करोगे तो वो 1296 आ जाएगा। तो एक ही प्रिंसिपल है, ये भी प्रिंसिपल ही है और यह भी प्रिंसिपल ही है, और दोनों सेम ही है। तो आखिर दोनों प्रिंसिपल अलग अलग कैसे हो सकता है? ये 625 है, ये 25 कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसको भी 625 बनाना पड़ेगा। तो इसको 625 बनाने के लिए 25 से गुना करना पड़ेगा। 25 से गुना करोगे तो ये 625 आ जाएगा, और 49 से जब 25 में गुना करोगे, 49 से जब 25 में गुना करोगे तो ये आ जाएगा 1225। ये आ जाएगा 1225। तो हमारा अमाउंट आ रहा है 1296 हाफ ईयरली जब काउंट कर रहे हो, और हम जब एक ईयरली काउंट करते हैं तो 1225 आता है। तो कितना ज्यादा मिल रहा है हमको हाफ ईयरली में? तो 1296 में से 1225 घटा देंगे तो हमको मिल रहा है कितना? कितना ज्यादा मिल रहा है? तो हमको 71 ज्यादा मिल रहा है। हमको 71 ज्यादा मिल रहा है, लेकिन हम कहाँ कर रहे हैं कि 71 नहीं, हमको मिल रहा है 4544 ज्यादा। तो 71 का ही वैल्यू तो 4544 है। तो 71 का वैल्यू जब 4544 है, तो आपसे प्रिंसिपल अमाउंट पूछा रहा है, 625 का वैल्यू आपसे क्या होगा? तो इसका सीधा सा आप कैलकुलेशन करोगे, 4544 बटा 71 गुना 625। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको 40,000 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 40,000 आंसर बनेगा। उसके बाद हम 28वें नंबर सवाल की ओर बात करते हैं। 28वां नंबर का भी ऐसा ही सही सवाल है, इसको हम देखते हैं। 28वां नंबर के मिस्टर अश्लेष जो है वो इन्वेस्ट करते हैं 13,500 रुपया फिक्स डिपॉजिट। फाइंड द टोटल मनी फॉर 6 मंथ एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 20% ऑफ एनम। एक साल में 20% इंटरेस्ट पे रखते हैं, लेकिन वो 6 महीने के लिए रखते हैं, तो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, अखिलेश ने एक जमा किया 13,500 रुपया का निवेश किया, और ब्याज जो है वो त्रैमासिक रूप से संयोजित होता है। ठीक है, ब्याज जो है वो त्रैमासिक रूप से, मतलब 3 बार जो है वो त्रिमासिक रूप से, मतलब 3-3 महीने पे आता है। तो कितनी बार आएगा 12 साल में? तो 4 बार आएगा। ठीक है, तो 4 बार इंटरेस्ट लिया जाएगा। तो यह बातें आपको एकदम ध्यान रखनी है, अदरवाइज क्वेश्चन जो है वो गलती हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इफेक्टिव रेट हमको निकालना पड़ेगा। तो रेट हमारा क्या है? 20%। अब त्रिमासिक हम कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब एक बार में 3 बार कैलकुलेट कर रहे हैं, 3-3 महीने पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 12 पहुंचने में कितना लगेगा? 1 2 3 4 बार कैलकुलेट करेंगे तो इफेक्टिव रेट को हम 20 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो इफेक्टिव रेट हमारा 5% बच जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको इफेक्टिव रेट लिख लेना है। तो रेट इफेक्टिव क्या है? वो 5% है। ठीक है, 5% हमारा इफेक्टिव रेट निकल के आ गया। अब क्या कह रहा है कि 6 महीने के लिए कुल राशि ज्ञात करिए। 6 महीने 3-3 महीने पे लगाओगे तो वो कितनी बार लगेगा? वो 2 बार लगेगा। वो 2 बार लगेगा। तो 5 मतलब कितना हो गया? 1/20 हो गया। 5 मतलब 1/20 हो गया। 100 से डिवाइड करोगे ना परसेंटेज के कारण, तो कोई धन जो है वो 20 था ना, तो वो 21 हो जाता है, और ये के बार जाएगा? वो 2 बार जाएगा। वो 2 बार जाएगा, तो 400 ये है, और यहाँ 441 हो जाएगा। ठीक है, 400 और 441 हो जाएगा। अब यही 400 है, वो कह रहा है कि 13,500 है। हम कह रहे हैं कि 400 है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 13,500 है, तो वो इक्वेट कर दोगे। अब जब आप यहाँ से इक्वेट करोगे तो आपको सॉल्व कौन सी चीजें करनी है? तो आपको सॉल्व करनी है 13,500 बटा 400 गुना, आपसे पूछा कहा जा रहा है, तो आपसे अमाउंट पूछा जा रहा है, तो 441। अमाउंट 441 है ना, और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो है वो, ये एनटीपीसी में पूछा गया है। तो
ऐसा नहीं है कि दशमलव वाला जो है वो नहीं पूछा जाता है। ये एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। अब हम 29वें नंबर सवाल की ओर बात करते हैं। मिटाना हमको जरूरी है, आपको मैंने चीजें क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो हमको मिटाना अब जरूरी है, तो मिटा देते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं इसको टाइम एंड डिस्टेंस से। टाइम एंड डिस्टेंस से सवाल है कि 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में अर्जुन रोहित से 2 घंटे अधिक लेता है, ठीक है। कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर अर्जुन टेक्स 2 आवर मोर देन रोहित। इफ अर्जुन, यदि अर्जुन अपनी गति को दोगुनी कर देता है, इफ अर्जुन डबल्स हिज स्पीड देन ही वुड टेक 1 आवर लेस देन रोहित। अब वो रोहित से 1 घंटे कम समय लेता है, तो अर्जुन की मूल गति आपसे पूछा जा रहा है कि अर्जुन की मूल गति क्या है। तो देखिए, डिस्टेंस टोटल कितना है, 60 किलोमीटर है। टोटल डिस्टेंस 60 किलोमीटर है। अब मान लिया कि रोहित का जो टाइम है वो y है, और उसी तरह से अर्जुन का जो टाइम है वो x है। तो 60 से जा रहा है, तो x 60/x माइनस 60/y बराबर 2 हो जाएगा। 2 घंटे कम लेता है, तो 2 घंटे कम ले लिया। दूसरा इक्वेशन यहां से हम बना दोगे, 60/y माइनस 60/2x, दोगुना कर दिया स्पीड, तब वो 1 घंटे कम समय लेता है। तो ये दूसरा इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, आसानी से कट जाएगा। अब जैसे ही सॉल्व करोगे तो वो 60/2x बराबर 3 आएगा, और यहाँ से जब आप इनको सॉल्व करोगे तो वो सॉल्व करने के बाद 10 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा। तो आंसर नंबर यहाँ से बी बन जाएगा, ठीक है। आसान सा सवाल है, बहुत आसानी से बनता है। तीसरा नंबर का सवाल है, तीसरा नंबर लास्ट सवाल मैथ्स का है। यहां से आपको पूछा रहा है कि एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। एक स्टूडेंट वॉक फ्रॉम हिज हाउस एट 2.5 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज हिज स्कूल 6 मिनट आफ्टर स्कूल टाइम। मतलब 6 मिनट लेट से पहुंचता है। तो कोई डिस्टेंस है, कोई डिस्टेंस डी है। अब इस डिस्टेंस को वो ट्रेवल करता है कितना से, वो ट्रेवल करता है 2.5 से, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, 6 मिनट लेट पहुंचता है स्कूल, 6 मिनट लेट पहुंचता है। तो 6 मिनट लेट पहुंचता है, मतलब 6 मिनट को घंटा में बदलोगे तो 6/60 हो जाएगा। तो इतना मिनट पहुंचा। अब दोबारा कंडीशन क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट डे ही इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 1 किलोमीटर पर आवर। पहले वो चलता था 2.5 से, लेकिन अब वो इसी डिस्टेंस को चल रहा है 3.5 से। 3.5 से अब क्या होता है, इसके कारण रीचेज हिज स्कूल 6 मिनट बिफोर, 6 मिनट पहले वो स्कूल पहुंच जाता है। तो 6 को फिर से मिनट में बदल दोगे घंटा में, तो 6/60 फिर से इसमें जोड़ दोगे, क्योंकि वो ज्यादा लग रहा है, ये कम लग रहा है। अब जब दोनों को आप सॉल्व करोगे तो डी बराबर आ जाएगा 1.75 किलोमीटर। तो सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। तो पूरा मैथ्स आपने देख लिया, ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट आपने सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद जो है वो इंग्लिश का जो डिस्क्रिप्टिव वाला सेक्शन है उसको हम यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। ए सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है। अब सेक्शन नंबर बी आता है जो कि डिस्क्रिप्टिव सेक्शन है। यही सेक्शन जो 30 नंबर का बस क्वेश्चन था वही ऑब्जेक्टिव होगा, और 60 नंबर का सारा डिस्क्रिप्टिव होगा। तो सेक्शन नंबर बी है जो इंग्लिश है, जहां पे आपको 20 नंबर के क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, आपको ऐसे दिया गया है, ठीक है, जिसमें आपको 3 ऐसे दिया गया है, तीनों में से कोई एक आपको चूज करना है और उसको लिखना है। मैंने मॉडल आंसर इसका लिख के रखा है। मॉडल आंसर मैंने 143 वर्ड्स है उनमें लिखा है। स्टूडेंट्स का कई सारा मुझे मैसेज आ रहा था, मैंने जब उनके कॉपी को देखा भी, तो उनमें एक गलतियां बहुत ज्यादा उनमें दिख रही थी। वो ना क्या कर रहे थे ना कि इंट्रोडक्शन लिख रहे थे। ऐसे इंट्रोडक्शन मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है ना, तो कहीं भी आपको इंट्रोडक्शन शब्द नहीं मिलेगा देखने को। वो लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं ऐसे करके। तो ऐसा नहीं लिखना है। ना तो ऐसे करके बॉडी पार्ट लिखना है, बॉडी पार्ट ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। तीसरा, ना तो आपको यहाँ पे लास्ट में जाके कंक्लूजन लिखना है, कंक्लूजन नहीं लिखना है। ये वर्ड एकदम अवॉइड करना है। कंक्लूजन लिखना है लेकिन ये वर्ड नहीं लिखना है, ठीक है। समझ में आया होगा। दूसरा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा है कि क्या हम ऐसे को पॉइंट्स वाइज लिख सकते हैं। जैसे एजुकेशन शुड बी फ्री है, तो सबसे पहले लिखेंगे कि एजुकेशन फ्री क्यों होना चाहिए। तो आप लिखेंगे कि वाई एजुकेशन शुड बी फ्री। तो उसमें आप पॉइंट बना के लिखोगे कि पहला पॉइंट, तो इससे जो है वो शिक्षा व्यवस्था में सुधार आएगा। दूसरा पॉइंट,
रोजगार अच्छे तरीके से मिलेगा। तीसरा पॉइंट ऐसे, तो ऐसे नहीं लिखना, ये आंसर राइटिंग का तरीका है, नॉट ऐसे का। एकदम ध्यान रखिएगा, ऐसे का तरीका यही होता है, एकदम पैराग्राफ में बस कोई भी पॉइंट, नो हेडिंग, कोई भी हेडिंग नहीं। अब जैसे आप लिखोगे ना कि एजुकेशन शुड बी फ्री, तो वाई एजुकेशन शुड बी फ्री, तो आप वाई से एक हेडिंग लगा दोगे। दूसरा आप हेडिंग लगा दोगे कि एजुकेशन जो है वो इस संदर्भ में क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है, तो आप हेडिंग लगा दोगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का हेडिंग लगा के आप कहोगे कि हाँ, आर्टिकल नंबर 21 का ए में कहा गया है, समानता की बात आर्टिकल 14 में कही गई है। उसके बाद जो है वो आप कहोगे कि डीपीएसपी का जो आर्टिकल नंबर शायद 44 नहीं 45 है, उसमें जो है वो शिक्षा की बात की गई है। उसके बाद जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती है, उस फंडामेंटल ड्यूटीज में जो लास्ट नंबर का फंडामेंटल ड्यूटीज है शायद 51 का ए का के, ये वाला है, इसमें भी बात कही गई है इसके बारे में। तो ऐसा पॉइंट वाइज आपको नहीं लिखना, ये गलत तरीका है लिखने का। ठीक है, तो मैंने कई सारे मेरे पास आ रहे थे क्यूरी, इस संदर्भ में कई सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, जिस कारण से मैंने आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर कर दी है। अब कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना है, एकदम ध्यान रखिएगा, पॉइंट वाइज आपको नहीं लिखना है। जो भी लिखना है एकदम सीधा सीधा पैराग्राफ में लिखना है, इस तरीके से लिखना है। ठीक है, दो तरीके आपको ध्यान रखने हैं, दो प्रकार के स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, जिसमें आपको 95% जो स्टूडेंट्स मिलेंगे उनको ऐसे लिखना नहीं आता, वो सोचेंगे कि हमको रटना है। 5% स्टूडेंट्स मिलेंगे जिनको ऐसे ठीक ठाक लिखने आ जाता है। कुछ ऐसे इसमें कंक्लूड होंगे जिनको बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो इनको क्या करना है ना, पॉइंट वाइज चीजों को याद रखना है, पॉइंट वाइज। ठीक है, कैसे लिखना है वो स्ट्रक्चर इनके लिए याद होना चाहिए। दूसरा तरीका जो 95% वाले हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आता, इनको रटना से अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता है। दो प्रकार से है। दूसरी कैटेगरी बनती है कि आपको, यदि आपको स्ट्रक्चर करने आता है, यदि आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आता है, सेंटेंस आप बना सकते हो, तब आप ऐसे एकदम आसानी से लिख सकते हो, ये मेरा 100% दावा है। यदि आप सेंटेंस फॉर्मेशन कर लेते हो तो मैं 10 टेस्ट आपको लाऊंगा, 4 से 5 टेस्ट जाते जाते यदि मुझे फॉलो करते हो आप, तो उसमें आपको एकदम अच्छा ऐसे लिखना आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि सेंटेंस फॉर्मेशन आपको यदि आती है तो आप कैसे एक ऐसे को लिख पाते हो। तो हमारा पहला ऐसे है, एजुकेशन शुड बी फ्री। एजुकेशन शुड बी फ्री पहला ऐसे है, तो इसकी हम बात करें तो कैसे आपको लिखना है, इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा ग्रुप में। तो ये एजुकेशन शुड बी फ्री, तो निबंध का आखिर आपका संरचना कैसा होगा, तो आप इंट्रोडक्शन लिखोगे। उसके बाद आपका पॉइंट इसमें होगा कि एजुकेशन इंपॉर्टेंस आखिर क्या है, ये फ्री की दिया जाना चाहिए, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका करंट सिनेरियो है जो क्या है, इसका एजुकेशन जो है वो फ्री क्यों देना चाहिए, इसका रीजन आप बताओ कि क्यों देना चाहिए एजुकेशन फ्री। अगर देना चाहिए तो इसमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, अब उन चैलेंजेस को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है, और उसके बाद सारी चीजों को हम कंक्लूड कर देंगे। तो इंट्रोडक्शन एक लिखोगे कि एजुकेशन इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट, दिस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, दिस इज नॉट ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल बट अ ह्यूमन राइट। यह केवल एक संवैधानिक अधिकार ही नहीं, यह मानव अधिकार भी है। ठीक है, नॉट अ प्रिविलेज, इट एम्पावर्स इंडिविजुअल। इसके डेफिनेशन के बाद इसके महत्व को हम चर्चा कर रहे हैं कि इट एम्पावर्स इंडिविजुअल्स, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड अपलिफ्ट सोसाइटीज। In today's modern world, access to education should not depend on one's economic status. हम इसके सपोर्ट में भी बात करेंगे कि आज के कंडीशन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो किसी का एजुकेशन जो है वो डिपेंड करे कि उसका इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, इकोनॉमिक स्टेटस उसका कैसा है, इस पे डिपेंड उसका इकोनॉमिक नहीं होना चाहिए। क्योंकि भारतीय संविधान कहता है कि एजुकेशन शुड बी फ्री। आर्टिकल 21 का ए जो है वो कहता है कि एजुकेशन फ्री होना चाहिए। नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हायर एजुकेशन। ठीक है, तो ऐसे करके आप एक जो है वो इंट्रोडक्शन लिखोगे, जिसमें फेवर में आप जो है वो अपना पॉइंट दोगे। दूसरी बात आप चर्चा करोगे कि आखिर शिक्षा का क्या महत्व है। तो शिक्षा का सबसे पहला महत्व है कि वो कौशल और ज्ञान का विकास करता है।
ऐसा नहीं है कि हिंदी और अंग्रेजी में कोई अलग से ऐसे आपको मिलेगा, यही मिलेगा। शिक्षा का महत्व पूछ लिया जाए या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन पूछ लिया जाए, ठीक है? तो इसका महत्व क्या है? तो डेवलप करता है ये स्किल को और नॉलेज को। ये प्रमोट करता है इक्वलिटी एंड पॉवर्टी को रिड्यूस करता है, तो ये समानता को बढ़ावा देता है, आर्टिकल 14 को बढ़ावा देता है और रिड्यूस करता है पॉवर्टी को। तो एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 है, वो इसी पे बात 5 शायद एजुकेशन पे नहीं, वो तो जेंडर इक्वलिटी पे बात करता है। एसडीजी 5 जो है ना वो जेंडर इक्वलिटी पे बात करता है, मुझसे गलती हुई। और एसडीजी 4 है ना वो बात करता है क्वालिटी एजुकेशन पे, क्वालिटी एजुकेशन पे। तो ऐसे पॉइंट को इंक्लूड हम नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा मेरे मुझे कंफ्यूजन हुआ था, इस कारण से हम बोल रहे थे। ठीक है, तो एक ये प्रमोट करेगा इक्वलिटी को एंड रिड्यूस करेगा पॉवर्टी को। तो ये भी आप कह सकते हो कि पॉवर्टी हटाने का लिए जो जीरो पॉवर्टी की बात करता है एसडीजी, उस जीरो पॉवर्टी को आप कह दोगे कि एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 है, वो कहता है कि जीरो पॉवर्टी होनी चाहिए। तो इसमें भी हेल्प करेगा, 2030 तक कहता है। तो ये सब जब डेटा आप ऐड करोगे तो आपके लिए अच्छी बात होगी। उसके बाद ये बिल्ड करता है बेटर सिटीजन एज स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। जब वोटिंग राइट सबको मिलता है तो वो एजुकेट होंगे, तो अपने वोटिंग राइटों का अच्छे तरीके से वो प्रयोग कर पाएंगे। अदरवाइज वो वोटिंग राइट का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको पैसे देके, पैसे का लालच देके उनको जो है वो वोट जो है वो दूसरे जगह करवा दिया जाता है, आप समझ रहे होंगे। उसके बाद ये एम्प्लॉयमेंट को भी इंक्रीज करता है, इनोवेशन को भी इंक्रीज करता है। ओवरऑल इससे क्या होगा कि समाज जो है वो बढ़ेगा, और समाज बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, तो देश को ये अपलिफ्ट करता है। करंट सिनेरियो की बात करें तो अभी भारत में प्राइमरी एजुकेशन जो है वो फ्री है। भारत में भी अभी ये फ्री है, और कई सारे कंट्री है वहां पे भी वे फ्री होते हैं। लेकिन हायर एजुकेशन वो भी बहुत ज्यादा महंगा है। हायर एजुकेशन अभी बहुत ज्यादा महंगा है हर जगह, चाहे वो भारत हो और चाहे वो दूसरे जगह हो। और दूसरी बात की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हायर एजुकेशन में थोड़े बहुत मतलब उतना नहीं है। डिग्री बस कॉलेज अब रह गया है, क्या डिग्री के रूप में रह गया, तो इसमें भी थोड़ा सा क्रिटिसाइज आपको कर देना है। पुअर फैमिली जो है वो कैन नॉट अफोर्ड स्कूल फीस, बुक इंफॉर्मेशन एंड ट्यूशन, लीडिंग टू ड्रॉप आउट इन एंड ये इन सब से ड्रॉप आउट आता है, और इसके कारण इन इक्वलिटी आती है। तो ये करंट सिनेरियो हो गया। अब क्यों एजुकेशन फ्री होना चाहिए, आपको जब लिखना पड़ेगा कि आखिर एजुकेशन फ्री क्यों होना चाहिए, तो उसमें आप कौन कौन से पॉइंट को ऐड करोगे? तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, बूस्ट लिटरेसी एंड डेवलपमेंट, रिड्यूस क्राइम एंड एम्प्लॉयमेंट, empower marginalized community and economic growth through a skilled workforce। ये इसके लिए निशुल्क शिक्षा अगर देंगे तो ये सब हमको फायदा होगा। तो ये सब फायदे में लिखोगे कि देयर आर सेवरल बेनिफिट्स if we will give education free to our citizens, then they will get better job opportunities, better our country's literacy ratio will be boost, and that's why they will get more job. And if they will get job, it can eventually reduce the crime rate, and also due to the crime rate मतलब कि रिड्यूसन, ऐसा करके आप लिख सकते हो। तो ये ऐसे ही पॉइंट्स आपको ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या इसमें चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे? तो लैक ऑफ फंडिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, ना तो सही से फंडिंग मिल पाती है। अभी शायद न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें खर्च 6% खर्च करने की बात कही गई है, कि जितना भी जीडीपी है उसका 6% जो है वो खर्च किया जाएगा शिक्षा पे। उसके बाद शॉर्टेज ऑफ क्वालिटी टीचर्स, क्वालिफाइड टीचर्स अच्छे से क्वालिफाइड नहीं मिल पाते हैं, इसकी शॉर्टेज बहुत ज्यादा है। जैसे कि आप टीआरई की ही बात कर लो, बिहार में यदि हम बात करें तो इसमें धांधली हो जाती है, टीचर अच्छे क्वालिटी के नहीं आ पाते हैं। कट ऑफ बहुत जो है वो पहला जो हुआ था उसमें कम गया था। तो आपने रियल एग्जांपल देखा होगा कि कैसे क्वालिटी वाले टीचर नहीं पहुंच पाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंच रहे हैं, पहुंच भी रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो है ना वो बहुत मतलब उस कंडीशन में नहीं है कि वो अच्छे तरीके से एजुकेशन दे पाए स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनका मोटिव ही नहीं होता है कि हमें शिक्षा देना है। उनका मोटिव होता है कि ये हमारे लिए एक जॉब है और हम इस जॉब से अपना प्रॉफिट कमाएंगे, बस। उसके बाद पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेट्स हर्डल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है, राजनीति और जो नौकरशाह होते हैं, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम इसमें होता है। उसके बाद इंश्योरिंग क्वालिटी अलोंग विद द
क्वांटिटी, क्वालिटी एजुकेशन के साथ क्वांटिटी एजुकेशन देना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तो ये इसके कुछ जो है वो चुनौतियां हैं। उस चुनौतियों को सामना करने के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किया गया है, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था, जिसमें फ्री एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन 6 से 14 वर्ष के जो है वो मिलता है आर्टिकल 21A में। ठीक है, आर्टिकल 21A में इसकी बात कही गई है, ये आपको पता होगा। उसके बाद मिड डे मील आया था 15 अगस्त 1995 को आया था। जीके में भी पूछा जाएगा, याद रख लीजिएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी न्यू वाली आई है, जो फोकस करता है असेस इक्वलिटी एंड क्वालिटी एजुकेशन पे। फ्री स्कॉलरशिप दी जाती है, तो आप जवाहर नवोदय वाला एग्जाम्पल दे देते हो, एकलव्य स्कूल वाला एग्जाम्पल दे सकते हो, आप जो है वो सैनिक स्कूल, सिमतुल्ला, ये सब एग्जाम्पल आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, वही चीजें हिंदी में लिखी हुई। अब आप कंक्लूड करोगे कि निःशुल्क शिक्षा कोई विलासिता नहीं है। Free education is not a luxury, it is necessary for a fair and progressive society. यह जो है वो बिल्कुल आवश्यक है ताकि एक न्याय संगत और प्रगतिशील समाज जो है वो बन सके। एवरी चिल्ड्रन, व्हेन एवरी चिल्ड्रन, जब प्रत्येक छात्र रिगार्डलेस ऑफ देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड, अब उसके आर्थिक जो है वो स्थिति से देखते हुए, उसकी आर्थिक स्थिति को छोड़ते हुए भी जब वो असेस करता है इक्वलिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, देन वी पेव द वे ऑफ अ स्ट्रॉन्गर एंड मोर इक्विटेबल नेशन। ठीक है, तो शिक्षा बहुत जरूरी है। तो ऐसा करके आप कुछ लिखोगे। ठीक है, और यहाँ पे वही चीजें यहाँ पे लिख दी गई है। मैं जो लिखने का प्रेफर करता हूँ तरीका, वो भी आप यहाँ पे प्रेफर कर सकते हो। क्या तरीका है? तो तरीका आपका होना चाहिए कि आप कोटेशन से चीजों को स्टार्ट करो। जैसे एजुकेशन इज अ फाउंडेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी। ठीक है, ये मैंने लिख दिया एजुकेशन के थोड़ा सा डिफिनेशन के लिए, थोड़ा सा इसके इंपॉर्टेंस के लिए। अब हम एक कोट ऐड करेंगे कि एज नेल्सन मंडेला सेड, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन which you can use to change the world. Free education ensure equal opportunity for all regardless of economic background. It reduce poverty, promotes social equality and strengthen national development. तो देखिए कितना अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा गया है, जिसमें इसके फायदे के बारे में भी मैंने बताया है, इससे क्या जो है वो होने वाला है, इसके संदर्भ में इसके इंपॉर्टेंस के लिए मैंने एक कोटेशन भी दिया है नेल्सन मंडेला का। तो ये आप याद करके ऐसा लिख देते हो ना, तो मैं एकदम 5 में 4 मिल ही जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आगे लिखना कि अ नॉलेज ड्राइवन सोसाइटी प्रोस्पेरस व्हेन एजुकेशन इन accessible टू एवरीवन। ठीक है, कंट्रीज विथ फ्री एजुकेशन विटनेस हायर लिटरेसी रेट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। द फ्रेज, एक फ्रेज हमने यहां पे ऐड किया है कि एन एजुकेटेड नेशन इज अ डेवलप्ड नेशन, highlights its significance when education is free, innovation flourish and unemployment declines. अब नीचे हम चलेंगे, कुछ चैलेंजेस की बात करेंगे कि हाउ एवर फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस एंड रिसोर्सेज मैनेजमेंट रिमेन हर्डल्स। तो हम चैलेंजेस पे भी थोड़ा सा बात कर लिए। गवर्नमेंट मस्ट एलोकेट सफिशिएंट फंड एंड इम्प्लीमेंट पॉलिसीज फॉर universal education. As the saying goes, investment in education pays the best interest. हमने फिर से एक फ्रेज यूज किया है, फ्री एजुकेशन इज नॉट जस्ट अ प्रिविलेज बट अ फंडामेंटल राइट, या फिर ह्यूमन राइट भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो कि दिस इज नॉट ओनली अ फंडामेंटल राइट, इज इट ऑल्सो या ह्यूमन राइट। इट पेव्स द वे ऑफ एन इनलाइटेंड, एम्पावर्ड एंड प्रोग्रेसिव फ्यूचर। ऐसा करके एक ऐसे लिखोगे। दूसरा हमारा ऐसे है कि द इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, तो देखिए मैं फिर से आपको वैसे ही बताऊंगा जैसे मैं बताता हूं। ठीक है, हम आते हैं स्ट्रक्चर पे कि प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? जब भी आपको ऐसे मिले तो सबसे पहले आपको इस तरह से लिखने की जरूरत है कि आप आखिर क्या लिखने वाले हो। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो आप हटा ही दो, ये तो आप लिखोगे ही, आपको पता ही है। अब हम इंट्रोडक्शन के बाद क्या लिखेंगे, तो टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि कहीं भी चर्चा नहीं की गई है कि टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन के बारे में, कि इस पॉल्यूशन की बात करिए, प्लास्टिक पॉल्यूशन पे बात करिए, नहीं। आपको ओवरऑल सारे पॉल्यूशन में थोड़े बहुत एग्जांपल रखने पड़ेंगे। उसके बाद जब हो गया पॉल्यूशन पे हमने कर दिया, उसके बाद हम इसके काउजेस पे बात करेंगे कि आखिर पॉल्यूशन का कारण क्या रहा है।
कारण क्या रहा है। उसके बाद तो आपने खुद ही इन्होंने टॉपिक में ही बताया है कि आपको किस पर ज्यादा फोकस करना है। तो आपको फोकस करना है कि ह्यूमन स्वास्थ्य पर और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो दो टॉपिक तो हमें ऐसे ही मिल गए कि ह्यूमन हेल्थ पर इसका प्रभाव और एनवायरमेंट पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इफेक्ट क्या पड़ता है। उसके बाद सॉल्यूशन एंड मिटिगेशंस, इसका क्या समाधान समाधान होना चाहिए, इसके रोकथाम हम कैसे किया जाना चाहिए। उसके बाद सबसे मस्ट है कि गवर्नमेंट का इफोर्ट आप जरूर बताइए कि गवर्नमेंट आखिर क्या कर रही है इस संदर्भ में, ये जरूरी होता है। और उसके बाद यदि आप बीपीएससी के लिख रहे हो लिए लिख रहे हो तो आप ग्लोबल इफेक्ट भी इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ लिखा जाता है। हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो पॉल्यूशन refers to a contamination of natural resources such as air, water and soil due to harmful substances। तो ये आपको रटना पड़ेगा, ये क्योंकि डेफिनेशन है। दिस इज डेफिनेशन, दैट्स व्हाई you should have to remember this definition so that you can use flawlessly in the examination hall। Okay, so pollution refer to the contamination of natural resources such as air, water and soil due to the harmful substance। It is a crucial issue। हम इसके महत्व पे भी बात करेंगे कि कितना अलार्मिंग सिचुएशन ये है। इट इज ए क्रूशियल इशू दैट इफेक्ट बोथ द इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ, क्योंकि हमारे टॉपिक में ही दोनों टॉपिक पे दिया गया है कि ह्यूमन को भी अफेक्ट करता है और इन्वायरमेंट को भी अफेक्ट करता है विथ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इसके कुछ रीजंस पे भी हम थोड़ा सा बात कर लेंगे कि क्या रीजंस रहे हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, डिफोरेस्टेशन बहुत तेजी से हो रहा है। इस कारण से पॉल्यूशन लेवल जो है वो रीच्ड कर गया है अलार्मिंग हाइट्स तक, अलार्मिंग सिचुएशन तक पहुंच गया है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, हिंदी में भी यहाँ पे लिख दिया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो पॉल्यूशन के प्रकार कौन कौन से हैं, तो थोड़ा सा आप चर्चा कर दोगे कि एयर, वाटर, सॉइल, नॉइज कुछ भी हो सकता है। कारण में बात करें तो व्हीकुलर इमिशन हो जाएगा, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड फैक्ट्री स्मोक हो जाएगा, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड हो जाएगा, प्लास्टिक वेस्ट एंड इन इनप्रॉपर डिस्पोजल हो जाएगा, स्टबर्न बर्निंग एंड डिफोरेस्टेशन हो जाएगा, लाउड स्पीकर, कंस्ट्रक्शन एंड ट्रैफिक नॉइज हो जाएगा। तो हर चीजों को हमने ऐड यहाँ पे किया है, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, हर पॉल्यूशन से संबंधित जो पॉइंट्स है वो यहाँ पे मैंने ऐड किया है। आपका ऐसे किस अकॉर्डिंग होगा उस अकॉर्डिंग आप इनको देख लोगे और इनको यूज करोगे और ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इनको यूज कर सकते हो। अब हम मानव स्वास्थ्य पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। तो सबसे पहले तो एयर पॉल्यूशन यदि होगा तो आपका रिस्पायरेटरी इशू हो जाएगा, जैसे अस्थमा, ब्रोंकियालिटी, ये हो जाएगा। उसके बाद हार्ट डिजीज हो जाएगा ड्यू टू पुअर एयर क्वालिटी। उसके बाद वाटर वॉर्न डिजीज होगा, जैसे कॉलरा, डायरिया, ये सब हो जाएगा यदि वाटर गंदा हो जाएगा तो वाटर पॉल्यूशन भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। स्ट्रेस एंड हेयर लॉस हो जाएगा ड्यू टू नॉइज पॉल्यूशन के कारण स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। हियरिंग लॉस, नॉट हेयर लॉस, हियरिंग मतलब सुनने की क्षमता। उसके बाद कैंसर जैसा रिस्क भी होता है लॉन्ग टाइम, जब आपको केमिकल एक्सपोजर, लॉन्ग टर्म केमिकल एक्सपोजर के कारण होता है। तो ये ह्यूमन पे इफेक्ट हुआ। पर्यावरण पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज आएगा, जिसके कारण से ग्लेशियर जो है वो मिल्ट करेगा, समुद्र का लेवल जो है वो बढ़ेगा, एसिड रेन के कारण जो है वो अफेक्ट होगा क्रॉप, बिल्डिंग खराब होगी, डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स हो जाएंगे क्योंकि सैलिनिटी जो है वो घटती चली जाएगी समुद्र की, एनिमल्स जो है वो वहां के मरेंगे ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया, सॉइल इनफर्टिलिटी हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा। तो आप देख रहे हो कुछ रियल लाइफ एग्जांपल भी आप दे सकते हो कि हमें प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट करना पड़ रहा है, हमें दूसरे जगह से चीता को मंगवाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इतना ज्यादा पृथ्वी का दोहन किया है कि उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ा है, चाहे वो पर्यावरण पे हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ पे हो, चाहे वो ह्यूमन पे हो। ठीक है, तो ये लिख दोगे। उसके बाद समाधान में हम क्या बात करेंगे, हम क्या सॉल्यूशन देंगे, क्या मिटिगेशन हमें यूज करने चाहिए। तो हमें यूज करना चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा से ज्यादा, इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल आप लिखोगे तो फेम योजना लिख दो। ठीक है, फेम योजना भारतीय सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है, जिसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल, कौन सी योजना है, फेम योजना है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल जब आप खरीदते हो तो इसमें कुछ परसेंटेज आपको छूट मिल जाती है, सब्सिडीज मिलती है। तो ये करोगे कि प्रमोट करना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज्यादा यूज करना है। ठीक है, उसके बाद सिंगल
बैन करना है सिंगल यूज प्लास्टिक को और प्रमोट करना है बायोडिग्रेडेबल अल्टरनेटिव्स को। इसमें आप कह सकते हो कि हम सब जो है वो अपना थैला लेके जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। प्लांटेशन जो है वो होनी चाहिए, अफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा होनी चाहिए। एक ऐसा डे हम फिक्स कर दे, एक ऐसा सेलिब्रेशन हम फिक्स कर दे कि उस दिन जो है वो हम पौधे लगाएं, ऐसा कुछ कर सकते हो। और पौधे उस जगह लगाएं जहां पे खेती नहीं होती है, क्योंकि हमें खेती का भी ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर वेस्ट सेग्रीगेशन होना चाहिए और उनका रिसाइकिल होना चाहिए। जो ड्राई वेस्ट है, जो है वो वेट वेस्ट है, वेट और ड्राई दोनों को अलग रखना चाहिए। दोनों का जो है वो सेग्रीगेशन होना चाहिए, मतलब अलग करना। उसको रिसाइकलिंग, जो जो रिसाइकिल हो सकता है उसको रिसाइकलिंग जरूर करने की आवश्यकता है। इको फ्रेंडली जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको यूज करें, प्लास्टिक यूज से बचें। उसके बाद स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट लॉ जो है वो होनी चाहिए और उनका मॉनिटरिंग करने के लिए संस्थाएं भी होनी चाहिए। बाकी भारत में इसके लिए संस्थाएं ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ऐसे करके सॉल्यूशन आप दे सकते हो। उसके बाद सरकार ने क्या प्रयास किया है, तो सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान बढ़ाया है, जिस जो काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी रहा है। इसमें जो है वो बाथरूम दिया जाता है, जिसमें ओडीएफ, ओपन डेफिकेशन फ्री की भी आप बात, ओडीएफ की आप बात कर सकते हो कि लगभग कुछ राज्य हैं जो ओडीएफ फ्री हो चुके हैं। उनका नाम यदि आपको नहीं याद आता है तो छोड़ दीजिए, कुछ नहीं है, बस ओडीएफ की बात आप कर दीजिएगा। स्वच्छ भारत अभियान की आप बात कर दीजिए, नमामि गंगे की आप बात कर दीजिए कि जो है वो पॉल्यूशन को घटाने के लिए क्या कर रही है। मैंने फेम योजना की चर्चा भी आपसे की है। उसके बाद नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की भी बात आप कर सकते हो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, पेरिस क्लाइमेट चेंज की बात जरूर करोगे, जहां पे कहा गया था कि 1.5 से ज्यादा नहीं बढ़ने देना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम 5 जून को इन्वायरमेंट डे भी मनाते हैं, तो ये भी आप कह सकते हो। रिसेंट में COP28 हुआ है जो कि 23 में, उसकी भी चर्चा कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे कंक्लूड कर दोगे कि पॉल्यूशन इज नॉट जस्ट अ local issue but a global crisis. Immediate action is required at all level. हर लेवल पे, चाहे वो जनता हो चाहे वो सरकार हो, हर लेवल पे जो है वो एक्शन की रिक्वायर्ड है। और नॉट ए इट इज नॉट जस्ट अ लोकल इशू, ये ग्लोबल क्राइसिस है। इस पे भी आप फोकस करोगे। इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल, टू प्रोटेक्ट बोथ ह्यूमन ह्यूमन हेल्थ एंड द प्लेनेट अर्थ की हम बात करेंगे। सस्टेनेबल लिविंग एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर आर द की टू क्लीनर हेल्थियर फ्यूचर। तो ऐसा करके आप लिख सकते हो। तो दूसरा तो हमने देख लिया, वहां पे ये से उसी तरह से लिखा गया है। मैंने फ्रेज भी यूज किया है, जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि द अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैंस नीड बट एवरी मैंस ग्रीड, बट नॉट एवरी मैंस ग्रीड, मतलब ग्रीड को सेटिस्फाई वो नहीं कर सकता है, ये यहाँ पे कहा गया है। आप ऐसे को पढ़ लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ लीजिए, या फिर आप हमसे जुड़े होंगे ग्रुप में, हमारा जो क्लास है उनमें जुड़े होंगे, तो वहां पे आपको इसका वीडियो पीडीएफ से मिल गया होगा, ठीक है। अब बात आती है वन नेशन वन इलेक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम इसकी चर्चा आप करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो कैसे इस पे आप लिखोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम टॉपिक में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपको आता है, क्या लिखना है। तो सबसे पहले तो इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये कंसेप्ट क्या है, आखिर वन नेशन वन इलेक्शन का अर्थ क्या है। दूसरा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यदि आपके पास कुछ है, भारत के पास कुछ है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो उसकी थोड़ी सी चर्चा आपको कर देनी है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्या लाभ होगा, इससे क्या चैलेंजेस हैं, सरकार ने इसके संदर्भ में क्या कुछ किया है, और उसके बाद आप क्या सजेस्ट करना चाहते हो जिससे आसानी से ये जो है वो चीजें लागू की जा सके। वे फॉरवर्ड आप क्या करते हो, तो ये आपका स्ट्रक्चर होगा। अब एक एक करके चीजों पे हम बात करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन रेफर टू द कंडक्टिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन फॉर द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज across India. The idea aims to streamline the election process, ठीक है, streamline the election process, save resources and enhance government efficiency. तो हमने इसके फायदे के भी बात कर दी है। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ऐसे जब भी टॉपिक आए ना तो उनके इंट्रोडक्शन में आप पॉजिटिव पॉइंट्स ही लिखे, ना तो निगेटिव पॉइंट्स मत लिखिए। कोशिश करिए कि ना लिखें। जब कोई चीजें अभी तक लागू नहीं हुई है तो उनके नेगेटिव से नहीं, और खास करके वैसे टॉपिक जो सरकार से रिलेटेड हो, तो वैसे में आपको ध्यान में रखना है। इसकी मीनिंग क्या होता है, तो मीनिंग मैंने ऑलरेडी बता दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में बात करें तो 51-52 से लेकर 67 तक जो है वो चुनाव हुआ था। बाकी उसमें जो है वो विधानसभा डिसॉल्व हो गई थी, और उसके बाद 70 से अभी तक जो है वो साइमल्टेनियस चुनाव कभी नहीं हो पाया है। बेनिफिट में बात करें तो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि
पब्लिक का मनी बचेगा, मनी जो है वो सेव होगा, रिसोर्सेज जो है वो सेव होगा। आप जानते ही हैं कि कितना रिसोर्सेज यूज किया जाता है, काफी डिटेल से ये सब चीजें मैंने बता दी है। इलेक्शन जो है वो फटीग, वोटर जो है वो वोट नहीं कर पाते हैं, वोटर परसेंटेज मैक्सिमम 60% के आसपास आता है। क्यों आएगा कोई वोट करने अपना काम छोड़ के? लेकिन जब एक टाइम पे वोट होगा तो सब कोई चाहेगा कि हम वोटिंग कर लेते हैं। अब इससे डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन नहीं होता है, लेकिन जैसे ही ये वोटिंग 90% तक पहुंच जाएगा, वो क्यों पहुंचेगा? क्योंकि एक ही दिन इलेक्शन होगा, कुछ ही दिन इलेक्शन होगा, तो उस एक दिन के इलेक्शन के लिए तो आदमी छुट्टी लेके आ ही सकता है। अब हर बार हर साल इलेक्शन होता है तो कौन छुट्टी लेके आ जाएगा? लेकिन जब एक ही बार होगा इलेक्शन तो छुट्टी लेकर सब आएगा, और इससे वोटर परसेंटेज भी बढ़ेगा, तो इससे डेमोक्रेसी भी स्ट्रेंथन होगी। उसके बाद लेस फ्रिक्वेंट इम्पोजिशन ऑफ मार्शल कोड, मार्शल लॉ का कम लॉ यूज होगा। उसके बाद मोर टाइम फॉर एक्चुअल गवर्नेंस, काम करने के लिए बहुत ज्यादा मौका मिलेगा गवर्नमेंट को। ऐसा नहीं है कि वो बस कैंपेन ही करते रह जाएंगे, ठीक है, और पैसे फ्री में ही बांटते रह जाएंगे। उसके बाद इससे बूस्ट होगा नेशनल यूनिटी ऑन अवेयरनेस भी बढ़ेगा। चुनौतियों में बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे आर्टिकल, जो बिल नंबर 129 है, बिल नंबर 129 है, जो कि विधानसभा में विधान बोल रहा हूँ, लोकसभा में पेश किया गया है। यह बात करता है किसके बारे में? तो ये वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में ही बात करता है। इस संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा भी कई सारे समितियां हैं वो गठित की गई है, जिनकी चर्चा हम अभी करेंगे। तो ये बिल है जिससे 84 नंबर का आर्टिकल है उसमें सुधार होगा। 170 के बाद का 174 के आसपास कोई आर्टिकल है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो ये वाला ठीक है। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स हैं जिनमें सुधार होगा। मिड टर्म डिसोल्यूशन, एक बार तो कम से कम बीच में सरकार खत्म ही होगी। उसके बाद लॉजिस्टिक एंड सिक्योरिटी कंसर्न, की आखिर एक बार आप इतना ईवीएम कहाँ से लाओगे, वीवीपैट कैसे लाओगे? उसके बाद एक बार में आप इतना ज्यादा सोल्जर्स कहाँ से लाओगे, आप पुलिसिंग कहाँ से लाओगे, कर्मचारी कहाँ से लाओगे, ये है। उसके बाद दलीय विरोध भी है, विपक्ष दल का विरोध भी है कि ये जो इश्यूज हैं, जैसे इलेक्शन लड़े जाएंगे तो वो नेशनल इशू पे लड़े जाएंगे, क्योंकि स्टेट इशू पे वो इलेक्शन नहीं लड़े जाएंगे। उसके बाद जब स्टेट इशू पे नहीं लड़े जाएंगे तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी राज्य के लिए, तो राज्य के हितों का भी हानि हो सकता है, यह भी आप लिखोगे। लोकल स्केल कोऑर्डिनेशन नीडेड, व्यापक समन्वय की जरूरत है। सरकार का क्या पहल रहा है? तो सरकार ने नीति आयोग 2017 में इसके लिए बात की थी कि हाँ होना चाहिए। लॉ कमीशन 2018 में बना, उसने भी बोला, लीगल फ्रेमवर्क दिया। और उसके बाद हाई लेवल कमेटी बनाई गई रामनाथ कोविंद के निर्देशन में, अध्यक्षता में। इन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों का इलेक्शन है वो साइमल्टेनियसली आप करवाइए, एक साथ करवाइए, और उसके 100 दिन बाद, उसके 100 दिन के अंदर, विद इन 100 दिन, 100 दिन के अंदर जो है वो लोकल बॉडीज जितनी होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड पंचायत, उन दोनों का इलेक्शन करवा दीजिए, ये कहा गया। आपके क्या सुझाव रहेंगे? तो आपका सुझाव रहेगा कि अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन विथ कंसेंसस, सहमति के साथ, विपक्ष के साथ सहमति बनाइए, बातचीत करिए, और उन बातचीतों के साथ ही संविधान संशोधन किया जाना चाहिए, क्योंकि वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, उसके बाद सेट फिक्स टर्म फॉर असेंबली एंड पार्लियामेंट, एक फिक्स टर्म होना चाहिए संसद और विधानसभा के लिए, एक निश्चित कार्यकाल की भी बात इसमें करेंगे। यूज टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म, प्रौद्योगिकी और डिजिटल माध्यम का भी उपयोग करें जिससे इसको इंप्लीमेंट आसानी से किया जा सके। पब्लिक को अवेयर करिए, पॉलिटिकल पार्टीज को अवेयर करिए इस संदर्भ में कि आखिर इससे कितने फायदे होने वाले हैं। कुछ राज्यों में पहले ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आप स्टार्ट करिए, ताकि आपको पता चले कि आखिर ये फेल होगा, फेल नहीं होगा। तो यह आवश्यक उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी ऐसा कुछ करवा लिया है। उसके बाद आप निष्कर्ष लिखोगे कि वन नेशन वन इलेक्शन इज अ is a forward looking idea that can strengthen democracy, save time and improve governance with political will, legal clarity and public cooperation. This ambition from can reform can become a reality, ऐसा करके आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपने 3 ऐसे लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 जो है वो लेटर राइटिंग का भी क्वेश्चन मिलेगा। पहला लेटर राइटिंग का क्वेश्चन है कि यू रिसेंटली परचेज अ लैपटॉप फ्रॉम ऑनलाइन स्टोर जिसका नाम है टेक वर्ल्ड, बट द प्रोडक्ट अराइव डैमेज एंड डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली। जो आपने प्रोडक्ट मंगवाया वो खराब था और बढ़िया से नहीं चल रहा था, जिस कारण से आपको एक लेटर लिखना है कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ टेक वर्ल्ड को, जहां पे आप एक्सप्लेन करोगे कि आपका इशू क्या है और आप क्या रिक्वेस्ट करोगे। तो रिक्वेस्ट करोगे उनसे रिप्लेसमेंट की, या फिर पॉसिबल हो तो रिफंड की। आप प्रोवाइड करोगे ऑल नेसेसरी डिटेल्स सच एज ऑर्डर नंबर, डेट ऑफ परचेज एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द
प्रॉब्लम। तो ये आपका टॉपिक है। अब इस टॉपिक पे आप ऐसे कैसे लिखोगे? तो इस टॉपिक पे ऐसे लिखने के लिए ये आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है? ये नाम आप अवॉइड कर सकते हो, बाकी लिखोगे भी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले टू फ्रॉम होता है कि कहाँ से हम लेटर लिख रहे हैं, तो हम सौरभ कुमार हैं, ऐसा लिखोगे, सौरभ सिंह। उसके बाद आप एड्रेस अपना लिखोगे, पटना बिहार, डेट आपका क्या है वो लिख दोगे। उसके बाद आप यहाँ पे जो है वो पिन कोड भी ऐड करोगे, ठीक है? उसके बाद किसको भेज रहे हो, सारी चीजें लेफ्ट साइड में ही लिखनी है, यहाँ पे मत लिखिएगा। वो कार्यालय लेटर होता है जो यहाँ पे लिखा जाता है, डेट वेट, वो ध्यान रखिएगा। किसको लिख रहे हैं तो टू जरूर लिख रहे हैं, फ्रॉम लिखो चाहे मत लिखो, फ्रॉम मत लिखिएगा, लेकिन टू लिखिए। कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट, कुछ जो स्टूडेंट्स है ना, ये वाला पार्ट ना, फ्रॉम वाला पार्ट आप यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी लाइन से लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, फ्रॉम टू, और फ्रॉम में फ्रॉम शब्द नहीं लिखना है, फ्रॉम वर्ड नहीं लिखना है, ठीक है? तो कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट, टेक वर्ड, कंपनी का एड्रेस आप यहाँ पे दे दोगे, जो भी है। एग्जामिनेशन हॉल में हो तो आप एग्जामिनेशन हॉल लिखोगे, एग्जाम हॉल आप एड्रेस अपना लिखोगे, अपना नाम एबीसी लिखोगे, ठीक है? अपना नाम नहीं लिखना है, ठीक है? एड्रेस में एग्जामिनेशन हॉल लिखोगे, एबीसीडी लिखोगे, अपना नाम में अपना एबीसीडी लिखोगे, डेट में जिस डेट पे आप एग्जाम दे रहे हो वो लिखोगे, एकदम कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? और कुछ दिक्कत है, पिन कोड जरूर ऐड करिएगा एड्रेस में, वर्चुअल पिन कोड, अपना मोबाइल जरूर नंबर ऐड करिएगा, अपना ईमेल जरूर ऐड कर दीजिएगा, ये सब जरूरी होता है, इससे मार्क्स बढ़ते हैं। उसके बाद आपका सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट फॉर रिप्लेसमेंट और रिफंड फॉर डैमेज लैपटॉप। सब्जेक्ट जब भी लिखते हो ना, तो इसी में जो मेन पॉइंट हो क्वेश्चन में वही आपको लिख देना है, जैसे रिक्वेस्ट फॉर रिप्लेसमेंट और रिफंड, वही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, रिक्वेस्ट फॉर रिप्लेसमेंट और रिफंड फॉर डैमेज लैपटॉप। उसके बाद आप उसके बात करोगे पहला पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ, दो पैराग्राफ में आप लिखोगे। पहला पैराग्राफ में आप एक्सप्लेन करोगे अपने इशू को, और दूसरे पैराग्राफ में आप उनसे बोलोगे कि आपको क्या चाहिए, ठीक है? आप लेटर क्यों, आपने लेटर क्यों लिखा है, आपने क्यों इसको, आपको ये क्यों चाहिए, ठीक है? आप क्या चाह रहे हो उनसे, वो दूसरे पैराग्राफ में लिखोगे। तो आप लिखोगे कि आई रिसेंटली परचेज ए लैपटॉप फ्रॉम योर ऑनलाइन स्टोर टेक वर्ल्ड, माई ऑर्डर नंबर इज इतना, एंड ऑर्डर नंबर कुछ भी वर्चुअल 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ आप लिख सकते हो, ठीक है? एंड द परचेज वाज मेड ऑन डेट, वही लिखोगे, कोई भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनफॉर्चुनेटली the laptop arrived in damaged condition, the screen has visible crack and the device does not run on despite multiple attempts. I am highly disappointed with the experience. As a loyal customer, I expected a properly functioning product. I kindly request an immediate replacement or a full refund for the defective laptop. I have attached image of the damage and the invoice of your preference. Please address this issue as the earliest and inform me about the next step. I hope for a prompt solution. Sincerely, सौरभ सिंह। उसके बाद आप यहाँ पे अपना नंबर लिखोगे, कोई भी वर्चुअल नंबर लिख देना, ठीक है? ऐसे ऐसे करके स्टार स्टार। उसके बाद आप अपना मेल लिखना, क्योंकि आप कह रहे हो कि हमसे कांटेक्ट करिए, प्लीज इन्फॉर्म मी, तो आपको इन्फॉर्म आखिर कहाँ करेगी, तो आप नंबर दीजिए या फिर मेल दीजिए, ठीक है? उसी तरह से दूसरा भी है, वो इसी तरह से दिया गया है। दूसरा आपको न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना है। तो 3 ही 4 टॉपिक होते हैं ऐसे में, ऐसे बोल रहा हूँ लेटर में। चाहे तो आपको प्रोडक्ट डिफेक्टिव हो उसके लिए लिखना है, चाहे तो आप एडिटर के पास लिख सकते हो, चाहे तो आपको एड्रेस चेंज करवाना हो उसके लिए लिख सकते हो। तो एड्रेस चेंज बैंक में भी करवाना होता है, एड्रेस चेंज पोस्ट ऑफिस में भी करवाना होता है, या फिर आपने वाईफाई कनेक्शन लगा रखा है उसमें भी एड्रेस चेंज करवाना होता है, ये हो गया, ठीक है? और कुछ और टॉपिक बैंक से ही रिलेटेड, जैसे एटीएम आपका गुम हो गया है तो उस संदर्भ में भी आपको ऐसे लिखने के लिए आ सकता है, तो यही सब आएगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा, हमेशा फॉर्मल लेटर आएगा आपसे लिखने के लिए। 2016 में इनफॉर्मल लेटर भी आया था, लेकिन इस समय इनफॉर्मल लेटर नहीं आएगा, आपको फॉर्मल लेटर ही लिखना है। तो डियर वियर एकदम छोड़ ही दीजिएगा, रिस्पेक्टेड सर और मैडम दोनों लिखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे उसके बारे में डिटेल्स दी गई है। तीसरा लेटर भी यहाँ पे लिखा गया है, तीसरा जो है वो एफआईआर है,
एक एफआईआर हमने लिखा है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर के बारे में भी आपको जो है वो याद होना चाहिए, क्योंकि यह भी क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में एफआईआर से पूछा गया था, तो एफआईआर आपको ध्यान में होना चाहिए। उसका भी फॉर्मेट सेम होता है, इसी तरीके से एक लाइन में है, आपको लिखना है। फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। याद है कि यहाँ पे आपको अपना नाम में एग्जामिनेशन हॉल एड्रेस में लिखना है, नाम में अपना एबीसी लिखना है, ठीक है। पिन कोड अपना कोई भी वर्चुअल डालना है, उसके बाद एड्रेस भी इन सब का आपको लिख देना है, ठीक है। रिक्वेस्ट सर मैडम दोनों ऐड करोगे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि मेल है या फीमेल है। उसके बाद आप यहाँ पे सिंसियरली सौरभ सिंह अपना मेल, अपना नंबर जरूर ऐड करोगे। उसके बाद देखिए 5, उसके बाद 3 दिया गया है, 5 नहीं, 3 आपको इडियम एंड फ्रेजेस दिए गए हैं। इसमें कंफ्यूजन क्या स्टूडेंट्स को होता है कि आखिर इडियम एंड फ्रेजेस को कैसे लिखोगे। तो सीधी सी बात है, ये मैंने क्वेश्चन जो पूछा गया है ना रीडर का, उसी से मैंने क्वेश्चन का फॉर्मेट कॉपी किया है। तो देखिए क्वेश्चन कहता है कि राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम एंड फ्रेजेस। देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पे एकदम लिख रहा है कि राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम एंड फ्रेजेस, मतलब आपको पहले तो इडियम एंड फ्रेजेस जो दिया गया है ना, उसका पहले आपको मीनिंग लिखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मीनिंग क्या लिखना जरूरी है, तो यस मीनिंग लिखना जरूरी है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ही कह रहा है कि मीनिंग लिखिए और उसके बाद उसको यूज करिए सेंटेंस में। देन उसको सेंटेंस में आप यूज करिए और उसका मीनिंग को क्लियर करिए। यदि आप मीनिंग क्लियर नहीं करते हो, आपका वैग्यू रह जाता है, एम्बिग्यूअस सेंटेंस रह जाता है, तो आपके मार्क्स जो है वो नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। नो क्रेडिट विल बी गिवन फॉर वैग्यू और एम्बिग्यूअस सेंटेंस, तो कोई भी क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। तो आप मीनिंग लिख देते हो ना, तो हो सकता है कि आपको 0.2 या 0.3 नंबर मिल जाए, ठीक है। यदि आप गलत लिखते हो तो आपको कोई भी सेंटेंस के लिए नंबर नहीं मिलेगा। आप सिर्फ और सिर्फ मीनिंग लिखते हो तो हो सकता है कि 0.1 0.2 नंबर मिल जाए। ऐसा नहीं है कि 0.5 मिलेगा, नहीं, 0.5 नहीं मिलेगा। तो देखिए अ वर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बस, पहला है, तो इसका सबसे पहले आप मीनिंग लिखोगे कि हैविंग समथिंग सर्टेन इज बेटर देन रिस्किंग इट फॉर मोर। जो आपके पास है उतने में संतुष्ट करिए, ज्यादा रिस्क मत लीजिए, ये इसका मतलब हुआ। तो सी केप्ट द deal instead of waiting for a higher offer because a bid in the hand, a bird in the hand is worth two in the bus। ठीक है, समझ में आया। ब्लेसिंग इन डिसगाइज आप लिखोगे कि समथिंग गुड दैट इजंट रिकॉग्नाइज इनिशियली, पहले लगता है कि वो सही नहीं था लेकिन बाद में पता चलता है कि वो सही था। तो लूजिंग द जॉब सीम्स टेरिबल बट इट टर्न्ड आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज एज ही फाउंड हिज ड्रीम कैरियर सून आफ्टर। उसके बाद बुल इन ए चाइना शॉप, पर्सन हु काउजेज डैमेज और प्रॉब्लम, ये इसका हो गया। इसका आप लिखोगे कि जॉन इज लाइक अ बुल इन ए चाइना शॉप, ही ब्रोक 3 ग्लासेस व्हाइल हेल्पिंग टू सेट द टेबल। उसके बाद आपसे मिस स्पेल्ड पूछा जा रहा है, तो मिस स्पेल्ड में इस तरह से आपको नहीं पूछा जाएगा, सीधे आपको एकोमोडेट दे दिया जाएगा और उसका कहेगा कि आपको सही वर्ड लिखना है। तो आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन में दे देगा और कहेगा कि एकोमोडेट आपको सही लिखना है, उसी तरह से कमिटी भी सही लिखना है, इसमें सेंटेंसेस आपसे नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद आपसे एक जो है वो कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा। ये कॉम्प्रिहेंशन आपको पढ़ना है और उस कॉम्प्रिहेंशन के बाद आपको आंसर करने हैं। जैसे व्हाट आर द मेजर काउजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन मेंशन इन पैसेज, पैसेज में क्या क्या मेजर पॉल्यूशन दिया गया है, तो आंसर यहाँ पे आपको सारा लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद प्रिसाइज आपको लिखना होता है, इसी में इसी पैसेज को प्रिसाइज करना है। कुछ नहीं लिखा हो तो 1/3 में आपको प्रिसाइज करना है, सारे एसेंशियल डेटा आपको होना चाहिए। मैंने वीडियोज में सारी चीजें आपको क्लियर कर रखी है, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में भी सेम ऐसे है, शिक्षा क्यों मुफ्त होनी चाहिए मैंने ऑलरेडी बता दिया है। उसी तरह से आप देखिए मानव स्वास्थ्य पर पर्यावरण का प्रदूषण, मैंने ऑलरेडी काफी डिटेल से आपको बताया है। उसी तरह से एक राष्ट्र एक चुनाव, मैंने ऑलरेडी काफी डिटेल से आपको बताया है। उसी तरह से लेटर है लैपटॉप खरीदने वाला, मैंने काफी डिटेल से हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया है। आप देख लीजिए फॉर्मेटिंग सेम होती है हिंदी और इंग्लिश दोनों की, ठीक है। देखिए फॉर्मेटिंग सेम होती है हिंदी और इंग्लिश दोनों की, तो मैंने काफी डिटेल से आपको बताया है। उसके बाद मुहावरे की हम बात करें तो मुहावरे में भी आपको अर्थ लिखना है। तो जैसे पहला है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, तो उस मुहावरे का आप अर्थ लिखोगे और उसके बाद उसको वाक्य में प्रयोग करोगे, जैसे हमने यहाँ पे किया है। आंख का अंधा गांठ का पूरा, तो उसका अर्थ लिखोगे कि यह मुहावरा दिखाता है कि बहुत समझदार और धनी लगता है लेकिन असल में उसके पास कुछ खास है नहीं, ठीक है। बेपर की उड़ान यहाँ पे उसका मीनिंग है और उसके बाद आपको वाक्य में प्रयोग दिया गया है।
यहाँ पे दिया गया है समानार्थी शब्द दो आपको लिखना है, वायु और अंधकार का दो दो। तो वायु का आप समानार्थी शब्द लिखोगे हवा, पवन, अनिल, समीर। दो बोले दो ही लिखोगे, ठीक है। दो बोलेगा दो लिखो, तीन बोलेगा तीन लिखो, जितना बोलेगा उतना लिखो। नहीं कुछ बोलता है तो आपको जितना याद है लगभग तीन दो तीन लिख दीजिएगा और उसका वाक्य में प्रयोग देखिए। नहीं पूछा जाएगा, यदि दो लिखने के लिए पूछा जाएगा तो बस लिखने के लिए पूछा जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे गद्यांश भी दिया गया है और उसी पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी दिया गया है और लास्ट में एक संक्षेपण भी दिया गया है। आप देख सकते हो संक्षेपण यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद कंप्यूटर का एब्रिविएशन आता है, जैसे मैन तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इनियाक तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर डिनायल ऑफ सर्विस, सी सीमॉस। ये ध्यान रखिएगा, यदि दो चीजें मिली ना एक जैसी तो फुल फॉर्म लिख दीजिएगा और ध्यान रखिएगा वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो तभी लिखिएगा दोनों को, अदरवाइज नहीं लिखिएगा। सीमॉस मतलब कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, अलॉग मतलब एल्गोरिथम, एल्गोल मतलब एल्गोरिथम लैंग्वेज। उसके बाद आता है जीके का क्वेश्चन। यहाँ पे आप सामान्य ज्ञान जीके का क्वेश्चन आता है। तो जीके का क्वेश्चन में आपको एक एक अंक मिलेगा और आपको सीधा कैसे लिखना है, जैसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला कोई व्यक्ति है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है, तो सीधा आपका ऐसा नहीं लिखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल था, ऐसे नहीं लिखना है। सीधा आपको लोथल आंसर लिखना है कि इसके नीचे आंसर है तो लोथल लिख दीजिएगा, ठीक है। सीधा लोथल, जैसे यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करके लिखा है लेकिन आपको सीधा लिखना है। जैसे हु इज द हु इज द मिनिस्टर ऑफ कॉमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट ऑफ बिहार, तो सीधा सा आपको लिख लेना है कि बिहार का जो कॉमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट के मंत्री है वो सीधा आपको लिखेंगे आप आंसर सम्राट कुमार चौधरी, ठीक है। सीधा आप सम्राट कुमार चौधरी लिखोगे। कि प्याज का खाने वाला भाग क्या होता है, तो आप सीधा आंसर लिखोगे, ना कि ऐसे कि प्याज का खाने वाला भाग ये होता है, ठीक है। तो हो गया। दूसरा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला सबसे पहला। एक ध्यान रखिएगा, आपसे स्टैटिक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि 4 से 5 क्वेश्चन आपको स्टैटिक ही पूछे जाएंगे। खेल खिलाड़ी से पूछे जाएंगे, कौन खेल से कौन संबंधित है। मैंने देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। किस खिलाड़ी से कौन सा कप संबंधित है, ऐसे किस खेल से कौन सा कप संबंधित है, किस खिलाड़ी को किस निक नेम से जाना जाता है, जैसे जो है वो धिंग एक्सप्रेस किसको कहा जाता है, ये सब बहुत ज्यादा पूछा जाता है। वो किस राज्य से बिलोंग करती है, स्टैटिक क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो स्टैटिक आपको ध्यान में रखना है। तो उसी स्टैटिक में मैंने ऐड किया था कि माउंटेन पे सबसे पहले क्लिम्ब किसने किया था। तो सीधा सा आप आंसर आपको लिख दोगे कि न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी, और नेपाल के जो है वो शेरपा कौन थे, तो तेंजिंग नॉर्गे। ऐसे ही आपको हर चीजों में लिखना है। सिंधु घाटी सभ्यता में उसी तरह से नियरेस्ट प्लेनेट ऑफ सन, तो वो नियरेस्ट प्लेनेट जो होगा वो बुध ग्रह हो जाएगा। उसी तरह से व्हेन एंड हुम बंगाल पार्टिसिपेशन हुआ, तो 1905 में हुआ, ऐसा ही आपको लिखना है। उसके बाद जो है वो मोहिनी अट्टम जो है वो कहाँ का नृत्य है, तो स्टैटिक पार्ट बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाएगा। तो मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य केरल का है। उसी तरह से जो है वो दक्षिणी गंगा गोदावरी को कहते हैं, दक्षिण की गंगा अलग है, तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हु इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट टू बी इलेक्टेड अनऑप्टेड, तो वो नीलम संजीव रेड्डी थी। यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। विच इज द इडिबल पार्ट ऑफ ओनियन, तो उसका बल्ब जो है वो इडिबल पार्ट होता है, जो ऐसे ऐसे निकलता है ना, वो बल्ब कहलाता है। बायोल में पढ़ा होगा आपने। आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण, जो ट्विंकलिंग होता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अपवर्तन के कारण, ठीक है, अपवर्तन के कारण। बार बार पूछा जाता है ऐसे। 42वां संविधान संशोधन द्वारा दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया, सोशलिस्ट एंड सेकुलर जोड़ा गया। ब्रीड ईगल ये सब जो है वो टेबल टेनिस से संबंधित है। ये सब जो एसोसिएटेड है वो टेबल टेनिस नहीं, गोल्फ से है, ठीक है, गोल्फ से संबंधित है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो अमजद अली खान बजाते हैं, तो अमजद अली खान एक सरोद प्लेयर है, ठीक है। उसके बाद जो है वो डिस्टेंस आपका मून से अर्थ का पूछा जाए तो 3,84,000 किलोमीटर, याद रखना है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सीजीआई दिलवाते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक जो है वो कैसा आपको मिला, ठीक है। 100 जो है वो 90 क्वेश्चन टोटल हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ये हमारे पेड क्लासेस आते हैं, तो यदि आप इन क्लासों से जुड़ना चाहते हो तो ये 199 फी है। यहाँ पे आपको 40 मार्क्स की टोटल तैयारी होगी, 20 हिंदी और 20 इंग्लिश, पीडीएफ और वीडियो दोनों मिल जाएगा। यदि आपको सारी तैयारी करनी है
और टेस्ट यदि आपको चाहिए, ये 10 टेस्ट आप लेना चाहते हो तो इसके लिए फी है 149। आप इससे सारा टेस्ट ले सकते हो। बाकी और मेरे कई सारे बैचेज आते हैं, जैसे कि ये फुल फुल कोर्स है, तो फुल कोर्स भी अभी भी आप ले सकते हो, ये डुएबल है। मैंने होमवर्क सीरीज लगा रखी है इसमें 23। तो यदि आप 2 दिन भी करते हो, एक होमवर्क सीरीज 2 दिन भी करते हो, तो सारा आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस आसानी से एकदम। 23 दिन क्या दिन, इसमें आपको 10 से 15 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा सिलेबस को कंप्लीट करने में। सारी चीजें आपको मिल जाएगी, एकदम अपडेटेड मिल जाएगी, अपडेटेड सारी चीजें मिल जाएगी। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इसका फी 349 है। और उसी तरह से आपको पीडीएफ सिर्फ चाहिए तो आपका 120 पे करना होगा। उसके लिए पे करने के लिए आप इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हो। ये क्यूआर कोड अभी काम नहीं करेगा, ठीक है। और ज्यादा जानकारी चाहिए तो इसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको टेस्ट जो है वो समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो ये पूरा वीडियो था टेस्ट नंबर 1। हमने टोटल 90 क्वेश्चन काफी डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है। मेरे कोर्सेज लेने हैं तो यहाँ पे मुझे आप मैसेज कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपसे जल्द ही मिलता हूँ। थैंक यू वेरी मच।